बहुत समय पहले की बात है कि तेजता पर्वत पर एक विशाल घना वन स्थित था। इस वन के मध्य एक पुरातन महल खड़ा था, जहां एक भयावह प्रेतनी कालबांशी निवास करती थी। उसकी उम्र लगभग 500 वर्ष की मानी जाती थी, परंतु वह आज भी अत्यंत युवा और सुंदर दिखाई देती थी। यह उसका रहस्य था। प्रत्येक 10 दिन बाद वह किसी नौजवान युवक या युवती का हृदय अपना आहार बनाती थी। यदि उसे समय पर यह आहार न मिले तो उसकी अवस्था वृद्धावस्था की ओर बढ़ने लगती थी। उसके बाल सफेद होने लगते, आंखें धंस जाती और त्वचा का रंग काला पड़ जाता। इसीलिए वह इस बात का विशेष ध्यान रखती थी कि वह अपनी अवस्था को बनाए रखने के लिए समय समय पर युवा हृदयों का सेवन करे। कुछ समय पूर्व कालबांशी ने राजा कुशाग्र सेन के राज्य वेतालिक में कदम रखा। उसने वहां के वातावरण का भली भांति निरीक्षण किया और पाया कि यह स्थान उसके लिए अत्यंत अनुकूल है। यहाँ नौजवानों की प्रचुरता थी जो उसके भोजन का स्रोत बन सकते थे। कालबांशी ने मन ही मन निश्चय किया कि वह इस राज्य में थोड़े समय के लिए रहेगी, क्योंकि यहाँ उसे हृदयों की कोई कमी नहीं होगी। अपनी गोपनीयता बनाए रखने हेतु दिन में वह एक सुंदर युवती का रूप धारण कर लेती और रात्रि में किसी वृक्ष पर विश्राम करती। कालबांशी ने इस राज्य में निवास करने का दृढ़ संकल्प कर लिया और वहां रहने लगी। वह बहुत सहजता से नौजवानों को अपना शिकार बनाती और उनके हृदय को भक्षण कर लेती। वेतालिक राज्य में उसे अपना कार्य निपटाने में कोई कठिनाई नहीं थी और जब भी उसका मन करता वह किसी भी नौजवान का अंत कर देती थी। दिन ब दिन उसकी कांति और अधिक दैदीप्यमान होती जा रही थी। उसका स्वरूप अत्यंत लुभावना होता जा रहा था और वह निश्चिंत होकर प्रसन्नता का अनुभव कर रही थी, क्योंकि यहाँ उसे अपना भोजन सहजता से प्राप्त हो रहा था। लेकिन जब राजा सागर सेन को यह ज्ञात हुआ कि उसके राज्य में रहस्यमयी हत्याओं का सिलसिला बढ़ रहा है और निरंतर प्रयासों के बावजूद कोई भी हत्यारे का पता नहीं लगा सका है, तो वह अत्यधिक व्याकुल हो उठे। कई दिनों तक इस चिंता में घिरे रहने के बाद उन्होंने अपने वृद्ध पिता प्रकाश सेन के समक्ष इस विषय का उल्लेख किया। प्रकाश सेन ने चिंतन पूर्वक सुना और गंभीरता से बोले, पुत्र, यह अत्यंत चिंताजनक परिस्थिति है। मेरी राय में तुम्हें इस गुत्थी को स्वयं सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। यदि राज्य के गुप्तचर और सेनापति इस हत्यारे का पता लगाने में विफल रहे हैं, तो निश्चय ही यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। इस प्रकार की नृशंस हत्याएं करना किसी साधारण मानव का कार्य नहीं प्रतीत होता। राजा सागर सेन ने सहमति में सिर हिलाया। तभी उनकी माता ने कहा, पुत्र, मुझे संदेह है कि इस कांड के पीछे कोई अलौकिक शक्ति का हाथ हो सकता है। ऐसी हत्याएं केवल किसी भूत प्रेत या पिशाच का कृत्य प्रतीत होती है। साधारण व्यक्ति तो प्रायः धन या अन्य स्वार्थ की पूर्ति के लिए हत्या करते हैं, परंतु यह हत्यारा मृतकों के हृदय को निकालकर खा जाता है। मुझे डर है कि कहीं यह हमारे राज्य पर कोई अदृश्य संकट का संकेत तो नहीं। सागर सेन ने अपनी माता की ओर देखते हुए कहा, माताश्री, आप ऐसी बातें क्यों कह रही हैं? तभी राजमाता ने उत्तर दिया, यदि यह सच हुआ तो पुत्र, हमें इसके लिए अत्यंत सतर्क रहना होगा। उसी समय एक दासी ने कक्ष में आकर सूचना दी, महाराज, महारानी पद्मिनी ने आपको बुलाया है। सागर सेन ने माता पिता से विदा लेते हुए कहा, माताश्री, पिताश्री, मैंने आज रात से ही इस हत्यारे का पता लगाने का निश्चय कर लिया है। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने उद्देश्य में सफल हो सकूं। प्रकाश सेन बोले, पुत्र, हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। सफलता अवश्य तुम्हारे चरण चूमेगी। अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर सागर सेन कक्ष में लौटे, जहां उनकी रानी पद्मिनी प्रतीक्षारत थी। जैसे ही राजा ने कक्ष में प्रवेश किया, रानी पद्मिनी ने कहा, महाराज, क्या यह सत्य है कि आप इस रात को हत्यारे को बंदी बनाने का प्रयास करेंगे? मुझे यह बात सेनापति जी से ज्ञात हुई है। राजा सागर सेन ने गंभीरता से उत्तर दिया, हाँ, यह मेरा कर्तव्य है। अपने राज्य की सुरक्षा हेतु मुझे यह कदम उठाना ही होगा। न जाने कौन है जिसने इस राज्य में प्रवेश कर ऐसा जघन्य कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। रानी ने चिंता भरे स्वर में कहा, आप जानते हैं, यह कार्य अत्यंत जोखिम भरा हो सकता है। आपके प्राणों पर भी संकट आ सकता है। राजा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, रानी, और कोई उपाय शेष नहीं है। मैंने हर संभव प्रयास कर देख लिया है,
परंतु हत्यारे तक अब तक कोई पहुंच नहीं सका है। रात के अर्धरात्रि के समय राजा सागरसेन साधारण वेशभूषा में एकाकी राज्य के विभिन्न स्थानों पर निरीक्षण हेतु निकले। उन्होंने पूरे राज्य का भ्रमण किया, परंतु कोई संदिग्ध व्यक्ति दृष्टिगोचर नहीं हुआ। तब उन्होंने राज्य की सीमाओं से लगे वन की ओर प्रस्थान किया। वन के सघन प्रदेश में पहुंचते ही राजा ने एक स्वच्छ स्थल को देखकर वहां ठहरने का विचार किया। चंद्रमा की धवल चांदनी चारों ओर बिखरी हुई थी। पहले तो उन्होंने कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और फिर 2 पत्थरों को रगड़कर अग्नि प्रज्वलित कर दी। वृक्ष के नीचे बैठकर राजा विश्राम करने लगे, परंतु वे निद्रा में नहीं थे। उनका ध्यान हर एक हलचल पर था। वे किसी आहट की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिससे कि हत्यारे का कोई संकेत मिल सके, परंतु वन में कोई हलचल न थी। लंबे इंतजार के बाद उनींदापन उन्हें घेरने लगा। अर्धरात्रि का अंतिम पहर निकट आ पहुंचा था। इसी समय एक कालवा, जो वन में विचरण करती थी और झरने के पास अपना डेरा बनाती थी, भोजन कर लौट रही थी। उसने देखा कि जिस वृक्ष पर वह रात्रि बिताती है, उसके नीचे एक रूपवान युवक विश्राम कर रहा था। आग की लपटों की चमक कुशाग्र सेन के मुख पर पड़ रही थी, जिससे उसकी आकृति और भी मोहक प्रतीत हो रही थी। कालवा ने जैसे ही कुशाग्र सेन को देखा, उसकी चेतना खोने लगी। उसके हृदय में अनायास ही आकर्षण का अंकुर फूट पड़ा और वह उसके निकट जा बैठी। वह उसे वैसे निहारती रही जैसे कोई सूरज की प्रथम किरणों की आभा को देखता हो। क्षण भर में उसने अपना रूप बदल लिया और मोरनी का स्वरूप धारण कर लिया। अब कालवा मोरनी के रूप में कुशाग्र सेन को देखती रही, उसकी हर गतिविधि पर दृष्टि जमाए रही। राजा अपनी खोज में लगन से जुटे रहे। उन्हें ज्ञात था कि इसी वन के पास मृतकों के शव मिले थे। इसका अर्थ था कि हत्यारा यही कहीं निवास करता था, किंतु उन्हें कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल सका। थककर राजा ने राजमहल लौटने का निर्णय लिया। उन्हें अपने माता पिता और रानी पद्मिनी की चिंता भी सता रही थी। सागरसेन को राजमहल की ओर लौटते देख कालवा उदास हो उठी, पर उसने राजा को रोकने का साहस नहीं किया। उसे ज्ञात था कि वह एक प्रेतनी है और राजा एक साधारण मनुष्य। यदि राजा को उसके असली स्वरूप का पता चल जाता तो संभवतः उसका जीवन संकट में पड़ जाता। यही सोचकर वह पुनः वृक्ष पर विश्राम करने लगी और रात्रि के गहन अंधकार में विलीन हो गई। उधर जब राजा सागरसेन सकुशल राजमहल पहुंचे तो सभी ने संतोष की सांस ली। रानी पद्मिनी ने उत्सुकता से पूछा, महाराज, क्या आप उस निर्दयी हत्यारे को ढूंढने में सफल हुए? राजा ने गंभीरता से उत्तर दिया, नहीं रानी, उस हत्यारे का कोई संकेत मुझे पूरे राज्य में नहीं मिला। यहां तक कि मैंने उसे वन में भी खोजा, जहां शव प्राप्त हुए थे, लेकिन वहां भी कोई संकेत नहीं मिला। पूरी रात्रि मैंने वहां पहरा दिया, परंतु किसी प्रकार की आहट नहीं सुनी। रानी पद्मिनी ने कहा, इससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि हत्यारा अत्यंत चतुर और धूर्त है। राजा ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, रानी, चाहे हत्यारा कितना ही कुशल क्यों न हो, एक न एक दिन मैं उसे अवश्य ढूंढ निकालूंगा। तभी कक्ष के द्वार पर एक सैनिक उपस्थित हुआ और विनम्रता से बोला, महाराज की जय हो, अभी अभी सेनापति महोदय समाचार लेकर लौटे हैं। काल रात्रि महाराज के महल की भव्य वाटिका के निकट स्थित सरोवर में एक नव युवती का निर्जीव शरीर पाया गया है, जिसका जीवन किसी ने निर्ममता से छीन लिया है। सेनापति सोमेश ने शीघ्र महाराज को सूचित किया और दरबार में उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह सूचना मिलते ही राजा कुशाग्र ने गहन धैर्य से कहा, तुम चलो, मैं शीघ्र ही आता हूं। राजा ने तत्परता से दरबार की ओर कदम बढ़ाए। दरबार पहुंचने पर सेनापति स्वामी चिंतित प्रतीक्षा में खड़े थे। महाराज को देख वे तुरंत प्रणाम करते हुए बोले, महाराज, आज फिर एक मृत शरीर मिला है और वह भी एक युवती का। इस पर महाराज ने गंभीरता से कहा, तो हत्यारा काल रात्रि महल के समीप ही था और मैं उसे वन में खोजता रहा। सेनापति ने उत्सुकता से पूछा, महाराज, आप अकेले ही सत्यापित करने क्यों पहुंचे? मुझे क्यों नहीं सूचित किया? महाराज गंभीर स्वर में बोले, सेनापति, इतना समय हमारे पास नहीं था। मैं साधारण वेश में था। अगर तुम्हें बताकर चल पड़ता तो राज्य की सुरक्षा का दायित्व कौन संभालता? यहां तुम्हारा रहना आवश्यक था। सेनापति चिंतित स्वर में बोले, किंतु महाराज, मेरे रहते भी यह दुर्भाग्यपूर्ण हत्या हो ही गई।
इस पर महाराज ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, सेनापति, इसमें आपकी कोई त्रुटि नहीं है। यह हत्यारा असाधारण चातुर्य रखता है। अब हमें उसकी खोज जंगल में नहीं, राज्य की सीमा के भीतर ही करनी होगी। सेनापति ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, आप सत्य कह रहे हैं महाराज। आज रात्रि मैं और आप राजमहल की सुरक्षा के लिए स्वयं पहरा देंगे। महाराज के चेहरे पर संतोष के भाव उभरे। मैं जानता हूं सेनापति, आपसे मुझे यही अपेक्षा थी। इसके पश्चात दोनों ने एक रणनीति तैयार की और फिर अपने अपने कक्षों में प्रस्थान कर गए। रात्रि गहराते ही राजा साकरसेन और सेनापति सोमेश ने साधारण वेश धारण कर लिया और राजमहल के चारों ओर सतर्कता से सुरक्षा में जुट गए। आधी रात बीत जाने के बावजूद चारों ओर शांति ही छाई रही। कहीं भी कोई असामान्य गतिविधि दृष्टिगत नहीं हुई। उधर कालवाची का मन व्यथित था और वह एक वृक्ष की डाल पर मौन मयूरनी के रूप में विश्राम करती रही। इस प्रकार रात्रि बीत गई। भोर होते ही जब सूर्य की रक्तिम आभा आकाश में फैलने लगी और पक्षी चहचहाने लगे, राजा ने सेनापति से कहा, अब हमें राजमहल लौट चलना चाहिए। सेनापति ने सहमति प्रकट की और दोनों महल लौट आए। इस बार न तो राज्य में किसी हत्या की खबर मिली, न ही कोई नया संकेत मिला। राजा साकरसेन के लिए यह बात अप्रत्याशित थी। उनके मन में संदेह उठने लगा कि कहीं यह हत्यारा उनकी योजना को भांप तो नहीं गया। राजा कुशाग्रसेन इस अनपेक्षित ठहराव से चिंतित थे और रात्रि भर विचार मग्न रहे। मन में एक आशंका घर कर गई कि कहीं सेनापति सोमेश तो उस कुटिल हत्यारे का गुप्तचर नहीं। उन्होंने एक गुप्तचर नियुक्त करने का विचार किया जो सेनापति पर सतर्क दृष्टि रखे और उनके हर क्रियाकलाप की जानकारी शीघ्रता से महाराज तक पहुंचाए। इसी बीच कालवाची की व्यग्रता किसी अनजानी चाहत में बदल गई थी। उसकी यादों में वह युवक बार बार उभरता, किंतु वह उसे न पास जा सकती थी, न अपने हृदय की बात कह पाती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस प्रकार अपने हृदय का भार उस तक पहुंचाए। ऐसे ही एकाकी मनोदशा में वह रात्रि बिताती रही। प्रातःकाल होते ही महाराज ने अपने गुप्तचरों को आदेश दिया कि वे सेनापति पर पैनी दृष्टि बनाए रखें। गुप्तचर अपनी निगरानी में लग गए और इस प्रकार 5 दिन बीत गए। इस दौरान न तो किसी हत्या का समाचार मिला, न ही सेनापति के किसी षड्यंत्र में संलग्न होने के संकेत प्राप्त हुए। राजा कुशाग्र के संदेह कुछ हद तक शमित हुए, किंतु वह अभी भी पूरी तरह निश्चिंत न हो सके थे। 5 दिन यूं ही बीत गए, परंतु बैतालिक राज्य में अब तक किसी हत्या का समाचार नहीं आया। यह मौन राजा कुशाग्र की व्याकुलता को दिन ब दिन बढ़ाता जा रहा था। उनके सभी गुप्तचरों ने पूरी तसल्ली के साथ यह जानकारी जुटा ली थी कि सेनापति का किसी भी हत्या में कोई हाथ नहीं था। यद्यपि राजा का संदेह सेनापति से दूर हो गया था, फिर भी उनका मन असमंजस और चिंता से मुक्त नहीं हो पा रहा था। उधर कालवाची, जो कि मानव हृदय का आहार नहीं कर रही थी, धीरे धीरे निर्बल होती जा रही थी। उसके चेहरे की मोहक आभा और दिव्यता भी मुरझाने लगी थी। वह एक वृक्ष पर मोरनी के रूप में निष्क्रिय पड़ी रही कि अचानक एक कठफोड़वा पास आकर उसकी निकटता में बैठ गया। उसने पक्षियों की बोली में कालवाची से कुछ कहा, पर कालवाची को इस भाषा की समझ नहीं थी। इसलिए उसने कठफोड़वे को मनुष्य की भाषा समझने योग्य बनाने के लिए स्वयं भी युवती का रूप धारण कर लिया। कठफोड़वे के लिए यह परिवर्तन आश्चर्यजनक था। उसने अब मनुष्य की भाषा में कालवाची से पूछा, तुम कौन हो और इस वृक्ष पर ऐसी अचेत क्यों पड़ी हो? तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक प्रतीत नहीं होता, और यह स्वरूप बदलने की क्षमता तुम्हारे पास कहां से आई? कालवाची ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और बोली, तुम इतने सारे प्रश्न एक साथ पूछ रहे हो, कैसे उत्तर दूं? पहले धैर्य रखो, सब बताती हो। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक सुंदर सा नाम देना चाहती हूँ। कठफोड़वा तुरंत बोला, मेरे नाम की चिंता छोड़ो, मुझे तुम्हारा परिचय जानने की उत्कंठा हो रही है। मेरी जिज्ञासा को शांत करो। इस पर कालवाची ने हंसकर कहा, अगर तुमसे बातचीत करनी है तो तुम्हें कोई नाम देना आवश्यक है। कैसे पुकारूं तुम्हें? कठफोड़वा सहमत होते हुए बोला, ठीक है, मुझे करण कह सकती हो। अब कृपया मेरे सवालों का जवाब दो। कालवाची मुस्कुराई, तो आज से तुम्हारा नाम करण है। ये नाम कैसा लगा? करण ने खुशी से कहा।
बहुत सुंदर है। अब बताओ तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो? कालवाची गंभीर होकर बोली, मैं एक मायावी अस्तित्व हूँ जिसका इस संसार में कोई परिवार नहीं है। मेरे माता पिता कौन थे, कहाँ से आए थे, इसका मुझे कोई ज्ञान नहीं है। एक वृद्ध दासी ने ही मुझे पाला था। उसने मुझे बताया था कि जीवन को बनाए रखने के लिए मुझे किसी मनुष्य का हृदय भक्षण करना होगा। बचपन में वह स्वयं मेरे लिए यह कार्य करती थी, परंतु जब मैं युवा हुई तो मुझे यह काम स्वयं करना पड़ा। अब वह दासी इतनी वृद्ध और असहाय हो गई है कि अब वह मुझे अपने हृदय का आहार बनने को कहती है। तेरे लिए मर मिटने की अभिलाषा मुझे अंतर्मन तक वेहबल करती है। यह आखिरी चाह यदि पूरी न कर सको तो वह दासी का निवेदन अस्वीकार कर पाना मेरे लिए कठिन हो गया था। मैंने उसके हृदय को उसकी देह से पृथक कर उसे निगल लिया और उसकी देह को अग्नि को अर्पण कर दिया ताकि उसकी आत्मा कहीं भटक न जाए। 5 शताब्दियों से मैं इस लोक में विचर रही हूँ। पहले तिलचट्टा पर्वत श्रृंखला के एक प्राचीन महल में निवास करती थी, किंतु एक दिन यहाँ आकर मैंने इस राज्य को अपना ठिकाना बना लिया। यहाँ मुझे अपनी भूख शांत करने के लिए पर्याप्त मात्रा में आहार मिलता था। एक रात इस वृक्ष की छांव में एक युवक को विश्राम करते देखा और उस पर अपना हृदय हार बैठी। तभी से मानो मैं इस वृक्ष पर अचेत सी पड़ी हो। कई दिनों से आहार नहीं किया, इसीलिए अब यह अवस्था हो गई है। यदि मैं 10 दिन किसी मानव के हृदय का सेवन न करूं तो वृद्धावस्था की परछाइयां मुझ पर छाने लगती है। मेरा कोमल तन कुम्हला जाता है, बाल श्वेत हो जाते हैं और अब मेरी देह को आहार की आवश्यकता है। इतना कहकर कालवाजी मौन हो गई। कठफोड़वा के जैसे प्राण ही निकल गए हो। भयभीत होकर उसने पूछा, कहीं तुमने मुझे मानव इसीलिए तो नहीं बनाया ताकि मेरे हृदय का भक्षण कर सको? अगर ऐसा है तो कृपा कर मुझे मेरे पूर्व रूप में वापस कर दो। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि इस वृक्ष पर फिर कभी नहीं आऊंगा और तुमसे कोई प्रश्न भी नहीं करूंगा। कालवाजी मुस्कुराई और बोली, अगर मैं ऐसा करना चाहती तो तुम्हें अपने बारे में यह सब क्यों बताती? मैं असहाय महसूस करती हो, उस युवक से प्रेम करने लगी हो, परंतु उसे यह बता नहीं सकती। मेरी व्यथा का यही कारण है। कठफोड़वा बोला, तुम जो स्वयं को पीड़ा में झोंक रही हो यह सही नहीं है। पहले अपना आहार ग्रहण करो। दुर्बलता के साथ तुम कुछ नहीं कर पाओगी। यदि तुम उस युवक से प्रेम करती हो तो जाकर अपने हृदय की बात उसे कहो। कालवाजी ने उत्तर दिया, पर वह एक मनुष्य है और मैं एक प्रेतनी। हमारा संग कभी संभव नहीं है। कठफोड़वा बोला, उस युवक को कैसे पता चलेगा कि तुम प्रेतनी हो जब तक तुम स्वयं उसे यह न बताओ? कालवाजी गहन विचार में डूब गई और बोली, तो क्या यह उसके साथ छल नहीं होगा? कठफोड़वा ने कहा, यह छल नहीं, प्रेम है। प्रेम में सब कुछ उचित होता है। कालवाजी ने कहा, मैं इस धारणा को नहीं मानती। पहले आहार लेती हो, उसके बाद इस विषय पर विचार करेंगे। कालवाजी की बातों पर कठफोड़वा गंभीरता से बोला, तुम जो स्वयं के साथ कर रही हो वह सही प्रतीत नहीं होता। खुद को स्वस्थ कर पाने का प्रयत्न किए बिना भला तुम्हें कौन सा सुख मिल सकेगा? सबसे पहले तुम्हें पोषण ग्रहण करना आवश्यक है। क्षण क्षण जो गुजर रहे हैं वे तुम्हारे तन को दुर्बल कर रहे हैं। कमजोर तन के साथ तुम अपनी इच्छाओं की पूर्ति में असमर्थ रहोगी। यदि उस युवक से प्रेम करती हो तो जाकर अपने भाव उसे व्यक्त करो। कालवाची ने धीरे से उत्तर दिया, लेकिन वह तो मनुष्य है और मैं प्रेतनी। हम दोनों का संग कभी संभव नहीं हो सकता। कठफोड़वा ने जवाब दिया, उस युवक को कैसे ज्ञात होगा कि तुम एक प्रेतनी हो जब तक कि तुम स्वयं उसे यह नहीं बताती? यह सुनकर कालवाची विचारों में खो गई और बोली, तो क्या यह उसके साथ छल नहीं होगा? कठफोड़वा ने कहा, यह छल नहीं, प्रेम है। प्रेम में हर पथ उचित होता है। कालवाची ने निराशा में कहा, मैं इस धारणा को नहीं मानती। कठफोड़वा ने सलाह दी, यह उचित समय नहीं है कि तुम्हें अपनी शक्ति को व्यर्थ गंवाना चाहिए। पहले अपना पोषण ग्रहण करो, फिर इस विषय पर बातचीत करेंगे। कालवाची ने सहमति जताई, किंतु अभी तो सांझ ही हुई है और मैं रात्रि में भोजन करने जाऊंगी। कठफोड़वा ने सिर हिलाते हुए कहा, तो फिर प्रातःकाल हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। उस रात कालवाची नगर की ओर भोजन के लिए निकल पड़ी। उसने महल की अश्वशाला में पहरा देने वाले प्रहरी के हृदय को अपना भोजन बनाया। भोजन के उपरांत उसका रूप और सौंदर्य पुनः निखर आया। प्रहरी का मृत शरीर वहीं छोड़कर
वह वापस उसी वृक्ष पर लौट आई जहां कठफोड़वा विश्राम कर रहा था। प्रातः काल के आते ही राजमहल में भय और भी गहराने लगा। हत्यारा महल तक पहुंच चुका था और राजा सागरसेन की चिंताएं अधिक बढ़ चुकी थी। उन्होंने संकल्प लिया कि अब इस संकट का समाधान निकालना ही होगा। सागरसेन ने विचार किया, इस हत्यारे का साहस निरंतर बढ़ता जा रहा है, अब यह राजमहल तक आ पहुंचा है। उस रात राजा सागरसेन ने राज्य में गुप्त रूप से भ्रमण करने का निश्चय किया। सागरसेन ने वन के समीप एक स्वर सुना और उस दिशा में भागे, किंतु वहां पहुंचने पर उन्हें कोई आहट सुनाई नहीं दी। तब उन्होंने पत्थरों को रगड़कर अग्नि प्रज्वलित की और उसके प्रकाश में खोजबीन शुरू की। कुछ समय बाद उन्हें एक मानव का मृत शरीर मिला और उनका संदेह पक्का हो गया कि हत्यारा इसी स्थान के आसपास ही कहीं है। इस खोज में सफलता न मिलते देख उन्होंने उसी झरने के समीप वाले वृक्ष के नीचे रात बिताने का विचार किया, जहां पहले भी समय व्यतीत किया था। झरने के समीप पहुंचकर मशाल के उजाले में राजा आगे बढ़ते गए। थोड़ी देर में वे झरने के किनारे आ पहुंचे, जहां उन्हें वह वृक्ष दिखाई दिया जिसके नीचे मोरनी और कालवाची प्रसन्न मुद्रा में प्रतीक्षारत थे। मोरनी ने तत्परता से कठफोड़वे को जगाया और उसे बताया कि कोई आगंतुक आया है। कठफोड़वे ने अनमने ढंग से आंखें मसलते हुए पूछा, कौन है ये आगंतुक? कालवाची ने कहा, देखो, वही नवयुवक आया है जिससे मैं प्रेम करती हूँ। कठफोड़वे ने मशाल के प्रकाश में उस युवक की ओर दृष्टिपात किया और कालवाची से बोला, वास्तव में यह अत्यंत आकर्षक है। अब समझा कि तुमने इसके प्रति अपनी आत्मा क्यों समर्पित की। कालवाची मुस्कुराते हुए बोली, तो तुम्हें अब विश्वास हो गया? कठफोड़वे ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, अब विश्वास हुआ। कृपा करके अब मुझे भी विश्राम करने दो। कालवाची ने कहा, मुझे अब नींद नहीं आने वाली। कठफोड़वे ने उत्तर दिया, तो मैं तो चला सोने, तुम जागना चाहो तो जागो। यह कहकर कठफोड़वा पुनः निद्रा में लीन हो गया। वही वृक्ष की शाखाओं के बीच यह संवाद चल ही रहा था कि राजा ने अनजाने में इसे सुन लिया। उन्होंने सोचा कि इन प्राणियों का वार्तालाप उनकी समझ से परे है। तत्पश्चात राजा ने अपनी मशाल से लकड़ियों में आग प्रज्वलित की और वहीं विश्राम करने का प्रयास किया। रात भर उन्होंने अपनी आंखें खुली रखी ताकि किसी अप्रिय घटना से बचाव हो सके। जब भी नींद का आभास होता, वे झरने पर जाकर मुख धो लेते। कालवाची भी रात्रि भर जागते हुए कुशाग्रता से राजा को देखती रही। जैसे ही सूर्य की पहली किरण धरती पर पड़ी, राजा ने राजमहल की ओर प्रस्थान करने का निश्चय किया। उन्हें जाता देख कालवाची ने कठफोड़वे को तुरंत जगाया और आदेश दिया, जाओ, उस युवक का पीछा करो और यह जानने का प्रयास करो कि वह कहाँ निवास करता है। कालवाची के आदेशानुसार कठफोड़वा शीघ्रता से उड़कर राजा के पीछे चल पड़ा। वह राजा की गतिविधियों पर दृष्टि जमाए रहा, परंतु राजा ने उस पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। राजमहल पहुंचने पर कठफोड़वा महल के सबसे ऊंचे कंगूरे पर बैठ गया और वहां से राजा की प्रत्येक गतिविधि का बारीकी से निरीक्षण करने लगा। कुछ ही समय में उसे ज्ञात हो गया कि यह युवक कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विशेष सामर्थ्यवान पुरुष है। यह वही तालिक राज्य का राजा है जो उस रहस्यमयी हत्यारे की खोज में वन में भटकता फिर रहा था, जिसने राज्य में कई लोगों का अंत कर दिया। अब कठफोड़वा चिंता में पड़ गया कि वह इस सत्य को कालवाची के सम्मुख कैसे प्रस्तुत करेगा। विचारमग्न कठफोड़वा पुनः उड़ चला और सीधे राजमहल लौटकर साहस बटोरते हुए उसने राजा पोशाक सैन की सारी जानकारी कालवाची को बता दी। ये सुनकर कालवाची का हृदय चिंता से भर उठा और वह असमंजस में पड़ गई। सोचने लगी कि काश उसे यह सत्य ज्ञात ही न हुआ होता। कठफोड़वा ने जब कालवाची की उदासी भरी आंखों को देखा तो उसने साहस कर कहा, कालवाची, तुम इतनी चिंतित मत हो, मैं तुम्हारा मिलन राजा से अवश्य करवाऊंगा। इस पर कालवाची ने आशंका से कहा, यह तो असंभव है। लेकिन कठफोड़वा ने दृढ़ता से उत्तर दिया, संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। कालवाची ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, कठफोड़वा, ये कैसी कल्पनाएं कर रहे हो? राजा उस हत्यारे की खोज में है। क्या वे मुझसे प्रेम करेंगे, मुझे स्वीकार करेंगे? ये कैसे संभव है? कठफोड़वा ने आत्मविश्वास से कहा, क्या तुम अपने इस मित्र पर तनिक भी विश्वास नहीं कर सकती? कालवाची ने संकोच से उत्तर दिया,
लेकिन विश्वास करने के लिए ठोस आधार तो होना चाहिए। इस पर कठफोड़वा ने कहा, यदि मैं इस आधारहीन कल्पना को यथार्थ बना दूं, तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी? कालवाची ने कटाक्ष करते हुए कहा। बेवकूफी भरी बातें मत करो, कठफोड़वा ने प्रत्युत्तर दिया। मैं अपने मित्र के लिए कुछ भी कर सकता हूं, चाहे जो भी करना पड़े मैं करूंगा। कालवाची ने संजीदा होकर पूछा, क्या तुम सच में ऐसा कर पाओगे? कठफोड़वा ने आग्रह किया। तुम मुझ पर विश्वास रखो। कालवाची ने संशय में पूछा, कैसे विश्वास करूं तुम पर? कठफोड़वा ने आश्वस्त किया, जैसे एक मां अपने शिशु पर करती है। कालवाची ने कहा, मैं तुम्हारी भावनाओं में बहने वाली नहीं हूं। कठफोड़वा ने विनम्रता पूर्वक कहा, बस एक बार मेरी बात मान लो, मैं सब कुछ सुधार दूंगा। कालवाची ने पूछा, मुझे क्या करना होगा? कठफोड़वा ने उत्तर दिया, तुम मुझे फिर से मानव रूप में परिवर्तित कर दो। कालवाची ने शंका से पूछा, फिर तुम क्या करोगे? कठफोड़वा ने कहा, बस तुम देखती जाओ मैं कैसी योजना बनाता हूं। कालवाची ने कठफोड़वा को मानव रूप प्रदान किया और इसके बाद उसने अपनी योजना का सार कालवाची के समक्ष प्रस्तुत किया। मानव रूप धारण कर कठफोड़वा राजमहल की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने मुख्य द्वार पर खड़े पहरेदारों से निवेदन किया, भाइयों, मुझे महाराज से मिलना है। पहरेदार ने पूछा, क्यों? अपना कारण बताओ। कठफोड़वा, जो अब एक मनुष्य का रूप ले चुका था, उत्तर में बोला, राज्य में जो हत्याओं का सिलसिला चल रहा है उस विषय में मुझे महाराज को कुछ बताना है। पहरेदार ने कहा, लेकिन तुम कौन हो और उन हत्याओं से तुम्हारा क्या संबंध है? कठफोड़वा ने उत्तर दिया, उन हत्याओं से मेरा कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है। मुझे बस इतना ही ज्ञात हुआ है कि उस हत्यारे के बारे में कुछ अहम बातें हैं जिन्हें मैं सीधे महाराज को ही बताना चाहता हूं। कोतरे ने कहा। पहले पहरेदार ने संदेहपूर्ण स्वर में पूछा, क्या तुम्हारे पास इसका कोई ठोस प्रमाण है? कोतरे ने उत्तर दिया, यह जानकारी केवल महाराज को बताना उचित समझता हूं, तुम पर पूरा विश्वास नहीं कर सकता। यह सुनकर दूसरा पहरेदार बोला, ठीक है, तुम यही रुको, मैं तुरंत महाराज को तुम्हारा संदेश देता हूं। इतना कहकर पहरेदार भीतर चला गया और राजमहल के भीतर जाकर महाराज के पास पहुंचा। सिर झुकाकर बोला, महाराज की जय हो। एक व्यक्ति मुख्य द्वार पर उपस्थित है और कहता है कि वह हत्यारे के बारे में कुछ विशेष जानकारी साझा करना चाहता है। महाराज कुशाग्र सेन ने यह सुनते ही चौंकते हुए कहा, हत्यारे के बारे में कुछ बताना चाहता है, जाओ उसे शीघ्र अतिशीघ्र भीतर लाओ। मैं उसी क्षण उससे भेंट करना चाहता हूं। उसे अतिथि कक्ष में ले जाकर प्रतीक्षा करने को कहो, मैं शीघ्र ही वहां पहुंचता हूं। कुशाग्र सेन के आदेशानुसार पहरेदारों ने कोतरे को अतिथि कक्ष में बैठा दिया। कोतरे वहां बैठकर महाराज की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ ही समय पश्चात महाराज कुशाग्र सेन अतिथि कक्ष में पहुंचे और मुस्कुराते हुए बोले, मैं आपका नाम जान सकता हूं? कोतरे ने उत्तर दिया, महाराज, मेरा नाम कोतरे है। कुशाग्र सेन ने तत्परता से पूछा, तो आपको उस हत्यारे के बारे में क्या ज्ञात हुआ है? कोतरे ने जवाब दिया, महाराज, मैंने केवल इतना सुना है कि उस हत्यारे को एक युवती ने देखा था। उसी युवती ने मुझसे इस विषय में बात की थी। महाराज ने उत्सुकता से पूछा, वह युवती कहाँ है? क्या तुम उसके निवास स्थान के बारे में जानते हो? कोतरे ने कहा, महाराज, वह मुझे वन में मिली थी और तभी उसने मुझसे इस विषय में चर्चा की थी, परंतु उसका स्थायी निवास स्थान मुझे ज्ञात नहीं है। महाराज कुशाग्र सेन ने कुछ सोचा, फिर बोले, यदि तुम्हें नहीं पता कि वह युवती कहाँ रहती है, तो उस हत्यारे के बारे में मुझे कैसे पता चलेगा? कोतरे ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, वह युवती वन में अक्सर लकड़ी इकट्ठा करने आती है, तभी उसने मुझसे यह जानकारी साझा की थी। महाराज ने पूछा, तो क्या तुम मुझे उस युवती से मिलवा सकते हो? कोतरे ने कहा, महाराज, यदि आपको उपयुक्त लगे तो मैं कल उसे राजमहल में लेकर आ सकता हूं। महाराज ने सतर्कता से कहा, नहीं, उसे राजमहल लाने की गलती मत करना। मैं नहीं चाहता कि इस मामले की भनक किसी और को लगे। यदि इस बात का हत्यारे को आभास हो गया तो वह सतर्क हो जाएगा और उसे पकड़ना कठिन हो जाएगा। कोतरे ने कहा, महाराज, तो फिर आपका क्या आदेश है? महाराज ने गहरी सोच में कहा, मैं उस युवती से एकांत में मिलना चाहूंगा। जाओ, क्या तुम इस मुलाकात का प्रबंध कर सकते हो?
कोतरे ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, जैसा आप चाहेंगे महाराज। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। युवती से मिलकर आपको सूचित करूंगा। आप उस युवती से कब और कहां मिल सकते हैं? राजा सागरसेन ने गहनता से सोचा और बोले, यही उचित होगा कि तुम शीघ्र उस युवती से भेंट कर मेरे मिलने का समय निश्चित करो। कोतरे ने आदरपूर्वक कहा, जी महाराज, आपके आदेश का पालन करूंगा। महाराज ने गंभीरता से कहा, तो अब तुम यहां से प्रस्थान करो और ध्यान रखना कि इस विषय की जानकारी किसी को भी ना हो। पहरेदारों को भले ही तुमने सच बताया, लेकिन अब उनसे कहो कि वह जानकारी एक बहाना था ताकि तुम मुझसे मिल सको। कोतरे ने उत्तर दिया, जी महाराज, जैसा आप चाहते हैं मैं वही करूंगा। इतना कहकर वह राजमहल से निकल गया और जाते समय पहरेदारों से वही बात कही जो महाराज ने निर्देशित किया था। वन पहुंचकर कोतरे ने कालवाची देवी को देखा और आदरपूर्वक कहा, आप अपने रूप को संवार लीजिए देवी, क्योंकि महाराज आपसे मिलना चाहते हैं। यदि आप उन्हें प्रभावित कर सकी तो आपका सपना साकार होने में विलंब नहीं होगा। कालवाची बोली, कोतरे, क्या तुम सच कह रहे हो? कोतरे ने दृढ़ता से कहा, हाँ कालवाची देवी, मैं सच कह रहा हूं। कालवाची संकोच में बोली, परंतु मैं महाराज के समक्ष कैसे जाऊंगी? मेरे पास इतना साहस नहीं है। कोतरे ने उसे साहस बंधाते हुए कहा, साहस तो आपको ही दिखाना होगा कालवाची देवी। उसने हल्की सांस लेते हुए उत्तर दिया, ठीक है, मैं प्रयास करूंगी, किंतु महाराज मुझसे कब मिलना चाहते हैं? कोतरे ने कहा, जब भी आप कहें मैं उन्हें संदेश भेज दूंगा कि वह आपसे कल ही मिल सकते हैं। कालवाची ने कुछ सोचा और कहा, ठीक है, मुझे विचार करने दो, और वे वार्तालाप करने लगे। उधर शाम का समय हो चला था और राजमहल में महाराज कुशाग्रसेन अपने कक्ष में चिंतित होकर टहल रहे थे। उनकी रानी पद्मिनी ने उनसे पूछा, महाराज, आप इतने चिंतित क्यों प्रतीत हो रही हैं? राजा कुशाग्रसेन गहरी सांस लेते हुए बोले, रानी, क्या कहूं, राज्य में हो रही इन घटनाओं का कोई समाधान नहीं सोच रहा है। आए दिन हत्याएं हो रही हैं और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। कैसे पकड़ूं इस हत्यारे को? रानी पद्मिनी ने राजा की ओर देखा और सुझाव दिया, महाराज, आपने कहा था कि पिछले रात्रि किसी का शव वन में मिला था, तो क्यों ना आप फिर से उसी स्थान पर जाकर उस हत्यारे को ढूंढे? राजा कुशाग्रसेन ने उत्तर दिया, पिछली रात्रि भर में वन में ही था, किंतु वहां कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखाई नहीं दी। तब रानी पद्मिनी ने कहा, उस स्थान पर फिर से जाने में क्या हानि है? आप एक बार जाकर देखिए तो सही, शायद वहां कुछ प्रमाण मिल जाए। राजा कुशाग्रसेन ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ रानी, जैसा आप कहती हैं मैं एक बार फिर से प्रयास करता हूं। यदि आज रात को कुछ संकेत मिला तो समझूंगा कि मेरी मेहनत रंग ला रही है। रानी पद्मिनी मुस्कुराते हुए बोली, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है, आप अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे। राजा ने प्रत्युत्तर दिया, यदि ऐसा हुआ तो मेरे राज्य में पुनः समृद्धि का संचार होगा। इस पर रानी पद्मिनी ने कहा, ऐसा ही होगा महाराज, आप इस राज्य को पुनः सुख शांति की ओर ले जाएंगे। जिस राज्य का राजा अपने प्रजाजनों की इतनी चिंता करता है, वहां कभी भी विपत्ति का वास नहीं हो सकता। इस प्रकार उनके बीच यह वार्ता चलती रही और रात्रि का समय हो गया। तब राजा सागरसेन वन की ओर प्रस्थान कर गए। उस रात भी वे उसी जलप्रपात के निकट स्थित कक्ष के नीचे विश्राम के लिए ठहरे। उस रात भोजन की तलाश में बाज पक्षी वृक्ष से नीचे नहीं उतरा, क्योंकि उसे अगले 2-3 दिनों तक भोजन की आवश्यकता नहीं थी। कोतरे वही मौजूद था, मोरनी और कठोर वे ही बने हुए। कालवाची की दृष्टि राजा सागर असैन्य पर थी। उसकी आंखों में एक अनकही व्याकुलता झलक रही थी। नौत्रे कालवा से बोला, चलो इस वृक्ष से उतरकर दूर चलते हैं। कालवाची ने पूछा, पर क्यों? मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं यहीं से राजा को देखूंगी। कोतरे ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करने जा रहा हूं। कालवाची ने उत्सुकता से पूछा, भला तुम यह कैसे करोगे? क्या तुम कोई जादूगर हो? कोतरे ने शांतिपूर्वक कहा, पहले मेरे साथ उड़ चलो, फिर अपनी योजना तुम्हें बताता हूं। कालवा ने उसकी बात मानी और उसके साथ उड़ चली। कुछ दूर जाकर कोतरे ने कहा, यह स्थान ठीक है, अब तुम मुझे एक मनुष्य का रूप दे दो और स्वयं को एक सुंदर युवती का रूप। कालवाची ने पूछा,
परंतु क्यों? कोतरे ने उत्तर दिया, पहले तुम रूप तो बदलो। कालवाची ने दोनों का रूपांतरण कर दिया। इसके पश्चात कोतरे बोला, अब हमें एक मसाला जलाना होगा और उस स्थान पर चलना होगा जहां राजा विश्राम कर रहे हैं। कालवाची ने असहमति जताई, मैं वहां नहीं जाऊंगी। कोतरे ने दृढ़ता से कहा, तुम्हें जलना होगा। क्यों नहीं जाना चाहती? मैं तुम्हें राजा से मिलवाना चाहता हूं और तुम हो कि तैयार ही नहीं हो। कालवाची बोली, तुमने मुझसे समय मांगा था, पर तुम यह कार्य इतनी जल्दी करने जा रहे हो। कोतरे ने मुस्कुराते हुए कहा, यह शीघ्रता मेरी नहीं, तुम्हारी ही है। तुम ही व्याकुल हो रही हो। कालवाची ने प्रश्न किया, क्या वहां जाना अनिवार्य है? कोतरे ने धीरे से कहा, मुझसे क्यों पूछ रही हो? अपने हृदय से पूछो। कोतरे की बात मानकर कालवाची कुशाग्र शहर के निकट पहुंची, जहां कोतरे ने कुशाग्र सहन के सामने अभिनय करते हुए अपना वचन निभाया। महाराज, यहां उपस्थित पाकर मुझे सुखद अनुभूति हो रही है, कोतरे ने निवेदन किया। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, किंतु तुम्हें किसने बताया कि मैं यहां हूं? और यह स्त्री कौन है जो मुख दूसरी ओर करके खड़ी है? कोतरे ने उत्तर दिया, मुझे आभास था कि आपसे यही भेंट होगी। कल रात एक मृत देह मिली थी और यह वही युवती है जिसने उस दुष्ट का साक्षात्कार किया था। मार्ग में संयोगवश मिली तो सोचा आपसे इसका संवाद करवाऊं। भयभीत है, अतः मुख उधर के खड़ी है। कोतरे ने युवती से कहा, बेटी, मुख महाराज की ओर करो, वे तुमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। कालवाची ने इस आदेश का पालन किया और जैसे ही उसने राजा की ओर दृष्टि उठाई, उनका मुख विस्मय से स्थिर हो गया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो समय ठहर गया हो। राजा उसकी सुंदरता में इतने विभोर हो गए कि दृष्टि हटाना भूल गए। उधर कालवाची ने जैसे ही सागर सेन के नेत्रों से अपनी दृष्टि मिलाई, लज्जा के कारण उसने तुरंत अपनी पलकें झुका ली। राजा सागर सेन भी उसे तन्मयता से निहार रहे थे। मौन को भंग करते हुए कोतरे ने राजा से कहा, महाराज, इसका नाम कालिंदी है। यह उस पार एक कुटिया में रहती है। दुर्भाग्य की मारी यह स्त्री अत्यंत निर्धन है और पर्याप्त भोजन भी इसे सुलभ नहीं है। मुझे इस पर दया आ गई महाराज, कोतरे ने कहा, और इसीलिए मैंने इसे आपके बारे में बताया। मैंने कहा कि वैतालिक राज्य के राजा सागर सेन अत्यंत दयालु हृदय के हैं और निश्चित ही आपकी सहायता करेंगे, परंतु इसे मेरे शब्दों पर यकीन ही नहीं हुआ। अतः मैंने इसे आपके पास लाने का निश्चय किया। आपकी दयालुता और इसकी दुर्दशा देखकर आप अवश्य कुछ उपाय करेंगे। मैंने ठीक किया, नहीं महाराज? राजा सागर सेन ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ हाँ, तुमने ठीक किया, कोतरे ने अपनी चिंता प्रकट करते हुए कहा। मुझे भय है महाराज, इस युवती का वन में निवास है, कहीं इसकी सुरक्षा पर कोई संकट न आ जाए। इस पर राजा ने सोचा, तो इसके संरक्षण हेतु क्या किया जाए? कोतरे ने सुझाव दिया, महाराज, क्यों न इसे राजमहल में दासी बनाकर अपने संग ले जाया जाए? राजा ने विचारपूर्ण स्वर में कहा, ऐसा करना अभी संभव नहीं प्रतीत होता। कोतरे ने उत्सुकता से पूछा, महाराज, परंतु क्यों? राजा ने उत्तर दिया, क्योंकि इतनी शीघ्रता में किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। मैं तो इसे जानता तक नहीं हूं। कोतरे ने निवेदन किया, महाराज, इसे मात्र एक असहाय और निर्धन युवती समझे। इसके पास कोई अपना नहीं, वन में निराश्रित और भटकने को विवश है। अनाथ होने के दुर्भाग्य के साथ ही न जाने इस पर और कितने कष्ट विराजमान है। हो सकता है कि इसकी हत्या की योजना भी उस हत्यारे ने रची हो जिसने कल की घटना को अंजाम दिया था। राजा ने गंभीरता से कहा, बहुत हुआ। यदि तुम मानते हो कि इसे राजमहल ले जाना उचित है तो ऐसा ही होगा, किंतु पहले इस युवती की स्वीकृति लेना उचित होगा, कोतरे ने सुझाव दिया। महाराज, आप ही क्यों न इससे पूछ लें। वैसे भी जो निराश्रित होता है उसे सहारे की अत्यधिक आवश्यकता होती है, और आप तो इसे पूरा राजमहल देने का प्रस्ताव कर रहे हैं। राजा ने कालिंदी की ओर देखा और पूछा, क्या तुम मेरे संग राजमहल चलना स्वीकार करोगी? कालिंदी ने झुककर उत्तर दिया, जैसी आपकी आज्ञा महाराज, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगी। राजा ने फिर पूछा, तो तुम राजमहल चलने को तैयार हो? कालिंदी ने विनम्रता से कहा, हाँ महाराज, यदि आप मुझे अपने महल में स्थान दे रहे हैं तो मैं मना क्यों करूंगी? आप मेरे हित की ही बात सोच रहे होंगे।
राजा ने निर्णय लेते हुए कहा, तो ठीक है, आज रात तुम यहीं इस वृक्ष के नीचे विश्राम करो। प्रातःकाल मेरे संग राजमहल चलना। कोतरे ने आग्रह किया। महाराज, आप भी विश्राम कीजिए, बाकी बातें सुबह भी हो सकती हैं। किंतु राजा सागर सेन ने मना कर दिया। नहीं, मुझे अभी इसी समय कालिंदी से उस हत्यारे के विषय में पूछताछ करनी है। राजा सागर सेन ने गंभीर स्वर में कहा, मैं तो यूं भी रात्रि भर जागने का निश्चय कर चुका हूं। मुझे उस हत्यारे के विषय में जानना अत्यंत आवश्यक है। कालिंदी ने तुरंत कहा, महाराज, यदि आप राज्य की भलाई हेतु जाग सकते हैं तो हम दोनों भी आपके साथ रात्रि जागरण कर सकते हैं। राजा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, कालिंदी, तुम तो एक युवती हो और कोमल मनुष्य का स्वभाव थकान से कमजोर हो जाता है। बेहतर होगा कि तुम विश्राम करो। कालिंदी ने आत्मविश्वास से कहा, महाराज, मैं उन सामान्य युवतियों में से नहीं जो थोड़ी थकान में घबरा जाए। यद्यपि मैं अनाथ और निर्धन हूं, परंतु मैंने संघर्ष करना सीखा है। राजा उसकी निडरता से प्रभावित होकर बोले, तुम्हारे जैसे साहसी व्यक्तित्व इस राज्य के लिए अनमोल है। कालिंदी ने शंकालु स्वर में कहा, महाराज, क्या आप मेरा उपहास कर रही हैं? राजा ने संजीदगी से कहा, नहीं कालिंदी, मैं सत्य कह रहा हूं। कालिंदी ने सहमति में सिर हिलाया और उत्तर दिया, मुझे आपके शब्दों पर पूर्ण विश्वास है। कोतरे ने इस बीच याद दिलाया, महाराज, आपने कालिंदी से उस हत्यारे के विषय में पूछताछ करनी थी। राजा ने संयम से कहा, हां, मैं पूछूंगा। थोड़ा धैर्य रखो। इस पर कोतरे मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, मुझे तो लगता है कि कालिंदी को देखकर आपका धैर्य विचलित हो रहा है। राजा ने ध्यान केंद्रित करते हुए कालिंदी से प्रश्न किया, कालिंदी, बताओ, उस हत्यारे के विषय में तुम क्या जानती हो? वह पुरुष है या स्त्री? कालिंदी ने कहा, महाराज, वह एक पुरुष है और उसका चेहरा अत्यंत विकराल है। राजा ने पूछा, वह हत्या के लिए किस प्रकार का अस्त्र प्रयोग करता है? कालिंदी ने उत्तर दिया, वह कोई शस्त्र का उपयोग नहीं करता। अपने हाथों को विचित्र रूप से फैलाकर दूर से ही अपने शिकार की ओर बढ़ता है और उसके सीने को फाड़कर हृदय निकाल लेता है। राजा ने आगे पूछा, और इसके बाद वह उन मृतकों का क्या करता है? कालिंदी ने भयभीत स्वर में कहा, मुझे यह ज्ञात नहीं महाराज। मैं इतनी भयभीत थी कि वहां से भाग खड़ी हुई। मुझे आशंका थी कि यदि उसने मुझे देख लिया तो मेरा भी वही हश्र होगा। राजा ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, तुमने सही किया, परंतु क्या तुम उसकी कदकाठी या किसी विशिष्ट पहचान का विवरण दे सकती हो? कालिंदी ने संजीदगी से कहा, महाराज, उस रात वन में घना अंधकार फैला था। केवल चांद की मध्यम रोशनी ही दृश्य स्पष्ट कर रही थी और जितना मैंने देखा वो सब आपको बता दिया। मैं उस हत्यारे से काफी दूरी पर थी, इस कारण और अधिक जानकारी नहीं दे पाऊंगी। राजा सागर सेन ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, तुम्हारी साहसिकता और संजीदगी के लिए धन्यवाद कालिंदी। उस रात वे तीनों लंबे समय तक संवाद करते रहे और जब भोर का प्रकाश फैला तो उन्होंने राजमहल के लिए प्रस्थान का निश्चय किया। जब कोतरे भी उनके साथ चलने के लिए तत्पर हुआ तो महाराज सागर सेन ने हैरान होते हुए कहा, कोतरे, तुम हमारे साथ क्यों चलना चाहते हो? तुम्हारा निवास तो राज्य के भीतर ही है। कोतरे ने झिझकते हुए कहा, जी महाराज, मेरा मन राजमहल जाने को लालायित है। इस पर राजा ने सख्त स्वर में कहा, अभी तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर मैं तुम्हें अपने सैनिकों के माध्यम से बुलवा लूंगा। जाने से पहले अपने निवास स्थान का उल्लेख कर जाओ। कोतरे का चेहरा विषम परिस्थिति में पड़ गया, जैसे उसे अपने निवास का नाम बताने में संकोच हो रहा हो। तभी कालिंदी बोली, महाराज, कोतरे आपके राज्य में ही निवास करता है। एक दिन मैं उससे काम मांगने पहुंची थी। वहां उसकी पत्नी ने मुझसे बड़ा कठोर व्यवहार किया था और मुझे वहां से भगा दिया था। राजा सागर सेन ने कोतरे की ओर देखकर प्रश्न किया, कोतरे, क्या तुम्हारी पत्नी इतनी निर्दयी है? कोतरे ने एक नाटकीय अंदाज में उत्तर दिया, महाराज, मेरी पत्नी का स्वभाव कुछ कठिन अवश्य है। वह अत्यधिक भारी और विचित्र काया की धनी है। उसे सुंदर रूप से ईर्ष्या है और मेरे सामने किसी रूपसी का आना उसे सहन नहीं होता। इसी कारण उसने कालिंदी को अपने निवास से भगा दिया। राजा मुस्कुराए और बोले, तो तुमने ऐसी विचित्र स्वभाव वाली से विवाह क्यों कर लिया? कोतरे ने झेंपते हुए कहा, महाराज,
ये व्यवस्था तो नियति की ही थी, कौन अपने भाग्य को टाल सकता है? कोतरे ने सिर झुकाए हुए कहा, महाराज, मेरे पिता अत्यंत धनी व्यक्ति थे, जबकि मैं साधनहीन था। उन्होंने मुझे संपत्ति का प्रलोभन दिया और मैंने उस लोभ में आकर उनकी असुंदर कन्या से विवाह कर लिया। अब इस निर्णय पर गहरा पछतावा है। महाराज सागर सेन ने उत्सुकता से कहा, तो इसी कारण तुम अपने निवास स्थान वापस नहीं जाना चाहते? कोतरे ने निराशा भरे स्वर में कहा, अब क्या कहूं महाराज, क्रूरता तो सहन कर भी लेता, लेकिन उसकी बोली इतनी कटु है कि कानों में रुई ठूंसनी पड़ती है। उसका स्वभाव ऐसा है कि मेरे वहां रहते ही हम झगड़ते रहते हैं। इसी कारण मैंने झूठ कहा कि मुझे अब राजमहल में नौकरी मिल गई है, ताकि वहां से दूर रह सकूं। राजा सागर सेन मुस्कुराते हुए बोले, यदि तुम्हारी इतनी ही कठिनाई है तो तुम हमारे साथ राजमहल में क्यों नहीं चले आते? कोतरे प्रसन्नता से उछल पड़ा और खुशी से चिल्लाया, महाराज की जय हो, आपने मेरा जीवन ही बदल दिया। अब कम से कम उस हथनी की शक्ल मुझे देखने को तो नहीं मिलेगी। राजा ने थोड़ी नाराजगी से कहा, बस बहुत हुआ। यदि तुमने अपनी पत्नी का अनादर करने का सिलसिला जारी रखा तो मैं तुम्हें साथ नहीं ले जाऊंगा। कोतरे तुरंत संभलते हुए बोला, क्षमा करें महाराज, मैं तो मजाक कर रहा था। वह तो साक्षात लक्ष्मी का अवतार है, जैसे स्वर्ग की अप्सरा हो। उनसे सुंदर और कौन हो सकता है? राजा ने कहा, अच्छा, इतना भी उसकी प्रशंसा करने की आवश्यकता नहीं है। याद रखना, इस प्रकार की बात आगे से न दोहराना। कोतरे ने सिर झुकाकर कहा, जी महाराज, अब ऐसी भूल नहीं होगी। और सभी प्रसन्न मन से राजमहल की ओर प्रस्थान कर गए। कुछ समय पश्चात जब वे सब राजमहल के नजदीक पहुंचे तो महाराज सागर सेन ने कालिंदी और कोतरे को राजमहल के आसपास बने एक भव्य शीश महल में ठहराने का निर्देश दिया। ये वही शीश महल था जहां राजमहल की प्रसिद्ध नर्तकी मत्स्यगंधा अपनी सेविकाओं के साथ निवास करती थी। महाराज चाहते थे कि कालिंदी को राजमहल में प्रवेश न दिया जाए, ताकि किसी को यह जानकारी न हो कि कालिंदी उस हत्यारे के विषय में कुछ जानती है। शीश महल पहुंचने पर महाराज ने मत्स्यगंधा को बुलवाया और जब वह उनके समक्ष उपस्थित हुई तो उन्होंने कहा, यह कालिंदी है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे शीश महल में शरण प्रदान करो। मत्स्यगंधा ने थोड़ा संकोच करते हुए पूछा, महाराज, आपके विशाल राजमहल में इस अतिथि को क्यों नहीं ठहराया जा सकता? इस पर राजा सागर सेन ने गंभीरता से कहा, यह एक व्यक्तिगत मामला है और राज्य के निवासी मेरे आदेश का पालन करने के लिए बाध्य है। इस पर किसी प्रश्न की आवश्यकता नहीं है। मत्स्यगंधा ने सिर झुकाकर कहा, आपकी आज्ञा का पालन अवश्य होगा महाराज। इस प्रकार कालिंदी और कोतरे दोनों को शीश महल में शरण दी गई। दोनों इस शाही आतिथ्य से अत्यंत प्रसन्न थे। कालिंदी के लिए एक अलग कक्ष का प्रबंध किया गया और राजा ने उनके लिए कीमती आभूषण और रेशमी वस्त्र भी भेजे। हालांकि जब मत्स्यगंधा की सेविका भोजन लेकर कालिंदी के कक्ष में पहुंची तो कालिंदी ने भोजन लेने से इनकार कर दिया। उधर कोतरे ने भी भोजन अस्वीकार कर दिया। मत्स्यगंधा यह सुनकर चकित रह गई। उसने अनुमान लगाया कि शायद वे साधारण जन है और ऐसे समृद्ध भोजन के अभ्यस्त नहीं होंगे। इसीलिए अगले दिन उनके लिए सामान्य भोजन भिजवाया, किंतु इस साधारण भोजन को भी दोनों ने ग्रहण नहीं किया। दरअसल कालिंदी स्वयं एक कालवाची थी जो साधारण मानव आहार ग्रहण नहीं कर सकती थी, और कोतरे एक कठफोड़वा था जिसके बारे में मत्स्यगंधा अनजान थी। यह स्थिति मत्स्यगंधा के लिए चिंता का कारण बन गई और उसने इस विषय पर महाराज से संवाद करने का निश्चय किया। राजमहल पहुंचने पर उसने सागर सेन को पूरी घटना से अवगत कराया, किंतु सारा वृत्तांत सुनने के बाद भी सागर सेन तनिक भी चकित नहीं हुए। उन्होंने शांति से कहा, मत्स्यगंधा, वह एक निर्धन कन्या है। उसके भाग्य में 2 वक्त का भोजन भी शायद ही लिखा था। जीवन भर भूखी रहकर सोने की आदत पड़ गई होगी और अब अचानक इतना राजसी भोजन देखकर उसकी रुचि नहीं बन पाई होगी। मत्स्यगंधा ने संदेह व्यक्त करते हुए कहा, महाराज, यह कैसे संभव है? उन्हें 2 दिन हो चुके हैं और उन्होंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया है। कोई इतना समय बिना भोजन के कैसे रह सकता है? सागर सेन ने गहरी सोच में कहा, यह तो सचमुच चिंता का विषय है। मत्स्यगंधा बोली,
यही बात कहने के लिए ही तो मैं आपके पास आई हूं। उसी समय महारानी पद्मिनी का कक्ष में प्रवेश हुआ। उन्होंने मत्स्यगंधा से उसकी उपस्थिति का कारण पूछा तो मत्स्यगंधा ने उन्हें पूरी स्थिति बताई। यह सुनकर पद्मिनी को आश्चर्य हुआ और उन्होंने महाराज से कहा, महाराज, कहीं ऐसा तो नहीं कि कालिंदी के रूप में हमने किसी संकट को आमंत्रित कर लिया हो? महाराज सागर सेन गंभीर होकर बोले, यह स्थिति तो अब जटिल होती जा रही है। मुझे भी कालिंदी को लेकर चिंता होने लगी है। मत्स्यगंधा ने पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए महाराज? सागर सेन बोले, इस विषय पर सेनापति सोमेश से विचार विमर्श करना ही उचित होगा। उसी समय कक्ष में प्रवेश के लिए सेनापति सोमेश ने अनुमति मांगी। महाराज ने उन्हें भीतर बुलाया और सेनापति ने आकर सूचना दी, महाराज, बीती रात एक युवक की निर्मम हत्या हो गई है। हत्यारे ने उसके हृदय को भी निकाल लिया। यह सुनकर महाराज सागर सेन की चिंता और बढ़ गई। सेनापति सोमेश बोले, महाराज, इस विषय पर गंभीरता से विचार करना आवश्यक है। अब उस हत्यारे को पकड़ना अनिवार्य हो गया है। हम यूं हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। तभी मत्स्यगंधा ने पूछा, सेनापति सोमेश, आप इतने व्यग्र क्यों हैं? क्या उस हत्यारे को पकड़ना वास्तव में इतना कठिन है? सेनापति ने क्षणिक आश्चर्य में पूछा, मत्स्यगंधा, आप यहां कैसे? मत्स्यगंधा ने कहा, मैं तो कालिंदी के विषय में महाराज से चर्चा करने आई थी, लेकिन यहां आकर देखा कि महाराज तो किसी गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं और मैंने अनजाने में उन्हें एक और चिंता में डाल दिया। तब सेनापति सोमेश ने कहा, महाराज, क्या इससे बड़ी और कोई समस्या हो सकती है? लेकिन कृपया मुझे भी बताएं, राजनर्तकी को कौन सी कठिनाई आन पड़ी है? सेनापति ने मत्स्यगंधा से पूछा। महाराज, गणपति सोमेश, बात यह है कि 2 दिन पहले महाराज मेरे शीश महल में एक युवती को लाए थे जिसका नाम कालिंदी है। समस्या यह है कि वह भोजन नहीं करती और इसका कारण हमें नहीं पता। सेनापति ने चिंतित होकर कहा, लेकिन महाराज, आपने इस विषय में मुझे कुछ नहीं बताया। महाराज ने उत्तर दिया, सच तो यह है सेनापति कि मुझे तुम्हें बताने का अवसर ही नहीं मिला और इसके अतिरिक्त मैं चाहता था कि यह बात गोपनीय रहे। तब सेनापति ने कहा, महाराज, लेकिन ऐसी बात जो चिंता का विषय बन जाए उसे किसी और से नहीं, लेकिन राज्य के सेनापति से अवश्य साझा किया जा सकता है। राजा ने स्वीकार करते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं सेनापति। ये मेरी बड़ी भूल थी कि मैंने आपसे यह बात नहीं कही। सेनापति ने फिर पूछा, अब आपने उस कालिंदी के बारे में क्या सोचा है महाराज? राजा ने जवाब दिया, अब तक मैंने इस विषय में कोई निर्णय नहीं लिया है, क्योंकि यह तो अभी अभी राजनर्तकी मत्स्यगंधा ने मुझे बताया। तभी रानी पद्मिनी ने कहा, महाराज, मेरे मन में एक विचार आया है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उसे सबके सामने रख सकती हूँ। महाराज ने कहा, हाँ रानी जी, आप संकोच छोड़कर अपने विचार प्रकट कर सकती हैं। तभी रानी पद्मिनी बोली, महाराज, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं हत्यारिन कालिंदी ही तो नहीं। मत्स्यगंधा ने तुरंत उत्तर दिया, क्षमा करें महारानी, किंतु यदि कालिंदी हत्यारिन होती तो वह राजमहल के निकट आने का साहस कैसे करती? उसे तो डर होना चाहिए था। सेनापति सोमेश, जो विचारमग्न दिख रहे थे, बोले, क्या ऐसा संभव नहीं कि वह हमारे राज्य के गुप्त रहस्यों को जानने आई हो? यह भी तो हो सकता है कि वह यह देखना चाहती हो कि हम उसे बंदी बनाने के लिए क्या योजनाएं बना रहे हैं। रानी पद्मिनी ने गंभीरता से कहा, आप ठीक कह रहे हैं सेनापति, यही सत्य प्रतीत होता है। सेनापति सोमेश ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, और महाराज, यही कारण हो सकता है कि वह बिना भोजन के इतने दिनों तक जीवित रह सकी। शायद उसमें कोई मायावी शक्ति हो। महाराज को सागर सेन ने चिंतित होकर पूछा, यदि वह हत्यारिन है तो कोतरे कौन है और उसका कालिंदी से क्या संबंध है? सेनापति सोमेश ने उत्सुकता से पूछा, यह कोतरी कौन है? तब राजनर्तकी मत्स्यगंधा ने समझाया, महाराज, कोतरे कालिंदी का साथी है। वह कहता है कि उसकी पत्नी बहुत निर्दयी है और इस कारण उसने महाराज से कालिंदी के निकट रहने की अनुमति मांगी थी, जो महाराज ने दे दी। राजा ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, उसने मुझसे यही कहा था। सेनापति सोमेश ने गहरी सोच में डूबकर कहा, महाराज, मुझे यह दोनों संदिग्ध लगते हैं। संभव है कि दोनों मिलकर कोई गहरा षड्यंत्र रच रहे हो।
हमारे राज्य में हो रही हत्याओं का असली कारण यही दोनों हो सकते हैं। महाराज ने गहरी चिंता से कहा। अब तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। राजनर्तकी ने फिर पूछा, महाराज, क्या आपके पास ऐसा कोई प्रमाण है जो यह सिद्ध कर सके कि दोनों षड्यंत्र रच रहे हैं? राजा ने निराश होकर कहा, नहीं, मेरे पास ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं है। रानी पद्मिनी बोली, हमें तो कोई योजना बनानी होगी जिससे यह स्पष्ट हो सके कि वे राज्य के शत्रु हैं। राजनर्तकी ने उत्सुकता से पूछा, किंतु ऐसी क्या योजना बनाई जा सकती है? सेनापति सोमेश ने महाराज की ओर मुड़कर कहा, महाराज, यदि आप अनुमति दें तो मैं एक योजना का सुझाव देना चाहता हूं। महाराज ने तत्परता से कहा, बताओ सेनापति, वह योजना क्या है? सेनापति ने धीरे धीरे कहा, आप कालिंदी के प्रति झूठा प्रेम प्रदर्शित करके उसके दिल का रहस्य जान सकते हैं। महाराज, जो असमंजस में थे, बोले, मैं यह कैसे कर सकता हूं? हाँ, वह सुंदर है, सुशील भी है, लेकिन प्रेम का नाटक मैं नहीं कर सकता। महाराज ने चिंतित स्वर में कहा, मेरा परिवार है, मैं अपनी रानी के अतिरिक्त किसी और स्त्री का विचार मन में कैसे ला सकता हूं? इस पर सेनापति सोमेश बोले, महाराज, मैं समझता हूं, लेकिन इसके अतिरिक्त हमें और कोई उपाय नहीं दिख रहा। रानी पद्मिनी ने पूछा, महाराज, इसमें आपको क्या आपत्ति हो सकती है? राजा गंभीर होकर बोले, तुम समझने का प्रयास करो पद्मिनी। कालिंदी अत्यंत सुंदर है, उसका सौंदर्य इतना प्रभावी है कि उसे देखकर कोई भी अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख सकता। पहले मुझे लगा कि वह सामान्य युवती है, लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि उसके पीछे कोई माया है। ऐसी मायावी शक्तियां ही इतनी अद्वितीय सुंदर होती है। अगर मैं उसके वश में आ गया तो? सेनापति सोमेश ने महाराज से आग्रह किया, महाराज, यह समय आपकी व्यक्तिगत चिंताओं का नहीं है। राज्य पर जो संकट आया है उस पर ध्यान दें। कितने निर्दोषों की हत्या हो चुकी है। यदि आप यह कार्य नहीं कर सकते तो मुझे अनुमति दें, मैं उससे प्रेम का नाटक करके सच्चाई जानने का प्रयास करूंगा। राजा को सागर सेन ने गंभीरता से कहा, सेनापति सोमेश, यह उचित नहीं है। आप राज्य के रक्षक हैं, यह कार्य महाराज को ही करना चाहिए। रानी पद्मिनी ने राजा को समझाते हुए कहा, महाराज, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मैं जानती हूं कि आप कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे मेरे हृदय को आघात पहुंचे। राजा ने कृतज्ञतापूर्वक कहा, धन्यवाद रानी, मुझे इस कठिन कार्य को पूर्ण करने का साहस मिल रहा है। रानी पद्मिनी ने हामी भरते हुए कहा, अब योजना क्या होगी? तभी सेनापति ने सुझाव दिया, महाराज, सबसे पहले आप कालिंदी से बातचीत करने का प्रयास करें। उसके व्यवहार से कुछ न कुछ तो संकेत अवश्य मिलेगा। जो व्यक्ति दोषी होता है वह आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकता। अगर वह ऐसा करती है तो समझ जाइएगा कि वह किसी मायावी शक्ति से बंधी हुई है। राजा ने गंभीरता से सोचा और कहा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं इस कार्य में अकेला नहीं जा सकता। हमें किसी विशेषज्ञ की सहायता की आवश्यकता होगी। मैं अपने मंत्रियों से कहूंगा कि वे तंत्र विद्या में पारंगत किसी विद्वान से मिले जो हमें यह बता सके कि कालिंदी मायावी है या नहीं। सेनापति ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, महाराज, मैं एक ऐसे विद्वान को जानता हूं। वह नीलांबर पार की कमरा गुफाओं में साधना करते हैं और संकट में पड़े लोगों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। उनके सहयोग से हमें अवश्य सफलता मिलेगी। राजा ने संतोष प्रकट करते हुए कहा, अच्छा है सेनापति, हम उनकी सहायता से इस घोर समस्या का समाधान निकालेंगे। किंतु अब हमें इस योजना पर गहन विचार विमर्श करना चाहिए। तब सभी एकत्र होकर अपनी गहन योजना पर चर्चा करने लगे। विचार विमर्श के उपरांत सेनापति और सौर की राजनर्तकी मत्स्यगंधा दोनों अपने अपने निवास स्थान की ओर प्रस्थान कर गए। रानी पद्मिनी और राजा सागरसेन भी अपने कक्ष में रात्रि के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। जैसे ही रात ढली, रानी पद्मिनी ने दासी से कहकर राजा कुशाग्र सहन के लिए भोजन का प्रबंध करवाया। राजा सागरसेन भोजन पर बैठे और रानी पद्मिनी उन्हें पंखा झलने लगी। महाराज सागरसेन ने शीघ्रता से भोजन किया और फिर रानी पद्मिनी को एक विशेष संकेत दिया जिससे योजना का एक महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण हो सके। रानी पद्मिनी भोजनालय में पहुंची, जहां उन्होंने कुछ खाद्य पत्रों को सावधानी से लपेटा और राजा सागरसेन के पास आ गई। राजा कुशाग्र सेन ने पत्रकों में संलग्न भोजन ग्रहण किया और राजमहल से बाहर निकलकर
शीश महल की दिशा में अग्रसर हो गए। घना अंधकार छाया हुआ था। दूर किसी कोठरी में उल्लू की आवाजें गूंज रही थी, परंतु राजा सागरसेन निडर होकर अपने पथ पर बढ़ते गए। कुछ समय पश्चात वे शीश महल पहुंच गए और कालिंदी के कक्ष में प्रवेश किया। अचानक उन्हें अपने कक्ष में देखकर कालिंदी कुछ विस्मित हो गई। कालिंदी ने महाराज सागरसेन से जिज्ञासा से पूछा, महाराज, आप यहाँ कैसे पधारे? यदि कोई अति आवश्यक कार्य था तो मुझे बुलवा लिया होता। इस कष्ट का क्या कारण? महाराज मुस्कुराते हुए बोले, कालिंदी, तुम्हारी इस सहजता में कौन सा कष्ट है? मैं तो बस एक बहाना ढूंढ रहा था तुमसे बातचीत का, और अवसर हाथ में आते ही यहां चला आया। कालिंदी ने हंसते हुए पूछा, महाराज, मुझसे मिलने हेतु अवसर की आवश्यकता क्यों? आप तो सर्वसमर्थ हैं। महाराज गंभीर होते हुए बोले, तुम्हारे अद्भुत सौंदर्य का जो जादू मेरे दिल पर छाया है, उसे शब्दों में बयां करना कठिन है। जब भी किसी कार्य में मन लगाने का प्रयास करता हो, तुम्हारा मोहक मुखड़ा हर ओर मंडराने लगता है। कालिंदी थोड़ा संकोच में पड़ते हुए बोली, महाराज, कैसी बातें कर रहे हैं आप? महाराज बोले, जो मेरे अंतर्मन में चल रहा है, शायद वही तुम्हारे मन में भी स्पंदित हो रहा हो। यह भावना मैं और किसी से साझा नहीं कर सकता। कालिंदी लज्जा में झुकते हुए बोली, महाराज, आपकी बातें मैं समझ रही हूं, परंतु मैं आपकी रानी नहीं हूं। यह मुझसे न कहे। आपकी रानी मुझे इस कठिन स्थिति में मत डालिए। महाराज ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, यह कोई कठिनाई नहीं कालिंदी, यह प्रेम है। क्या तुम मेरे हृदय में झांक कर इसे अनुभव नहीं कर सकती? कालिंदी ने पूछा, क्या आप अपनी रानी से प्रेम नहीं करते? महाराज ने एक गहरी सांस लेकर उत्तर दिया, कालिंदी, मेरा उस विवाह से प्रेम का कोई संबंध नहीं था। वह केवल राजनैतिक गठबंधन था। मेरे पिता ने एक संघर्ष में समझौते के तहत यह संबंध स्वीकारा था। मुझे कभी प्रेम का अनुभव नहीं हुआ, केवल समझौते के बंधन में बंधा रहा। कालिंदी ने संयमित स्वर में उत्तर दिया, महाराज, आपके मन में तो गहरी पीड़ा है। मुझे क्षमा करें, अनजाने में मैंने आपके हृदय की वेदना छू ली। महाराज ने धीमे स्वर में कहा, तुमसे मिलकर मुझे सच्चे प्रेम का एहसास हुआ। पहली रात्रि में ही तुम्हारी मधुर वाणी और स्नेह भरी दृष्टि ने मेरे भीतर कुछ विशेष स्थान बना लिया। तुम्हारे ये गहरे नेत्र, कमल के समान सुंदर होंठ, घने बादलों से बाल, तुम्हारी कोमल छवि ने मेरे हृदय पर अपना अमिट प्रभाव छोड़ दिया है। मैं तुमसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं, क्या तुम मेरे जीवन का हिस्सा बनोगी? तुम्हारे बिना मेरा अस्तित्व नीरस हो जाएगा, जैसे पुष्प से मधुहीन हो जाता है। तब कालिंदी ने पूछा, महाराज, क्या आप मुझसे सच में इतना प्रेम करते हैं? महाराज ने उत्तर दिया, हाँ प्रिय, मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूं। क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करती? यह सुनकर कालिंदी ने धीरे से कहा, महाराज, मुझसे यह प्रश्न मत कीजिए, क्योंकि मैं सत्य नहीं बोल पाऊंगी। उसने अपना मुख दूसरी ओर फेर लिया। महाराज ने उसे सागर सैनी की तरह अपनी हथेलियों में थामा और कहा, कालिंदी, मेरी आंखों में देखो और कहो कि तुम मुझसे प्रेम करती हो। कालिंदी ने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, महाराज, मैं यह नहीं कह सकूंगी। महाराज ने विस्मित स्वर में पूछा, क्यों नहीं कह सकती? कालिंदी ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, बस मैं कह नहीं सकूंगी महाराज, मुझे ऐसा करने के लिए विवश मत कीजिए। महाराज ने आग्रह किया, कहो ना, कहो कि तुम मुझसे प्रेम करती हो। आज सब कुछ स्पष्ट कर दो, जो भी तुम्हारे हृदय में है। मुझे अब और विचलित मत करो। आज मेरे हृदय की अग्नि को शांत कर दो। कालिंदी, प्रेम का अनुभव करने दो और स्वयं भी इस अनुभव को अपनाओ। उन्होंने आगे कहा, अब और प्रतीक्षा मत कराओ प्रिय, प्रेम अत्यंत अद्भुत अनुभूति है। इसके पश्चात इस संसार की किसी भी वस्तु की अभिलाषा नहीं रह जाती। महाराज की ये बातें सुनकर कालिंदी ने उत्तर दिया, महाराज, मैं भी आपसे प्रेम करने लगी हूं। इतना प्रेम कि अब मैं आपके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सुनकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई। अब मेरा हृदय निश्चिंत हो चुका है। तब महाराज ने कालिंदी से पूछा, कालिंदी, क्या तुम सच में मुझसे प्रेम करती हो? इस पर कालिंदी ने उत्तर दिया, सच में महाराज, आपकी बात सुनकर प्रसन्नता होती है। महाराज बोले, कालिंदी, तुम्हारे मुख से यह सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूं।
कालिंदी ने कहा, महाराज, आप यहाँ इतने समय से मेरे कक्ष में हैं। यदि राजमहल की नर्तकी को यह ज्ञात हो गया और उसने इलाहाबादी रानी को बता दिया तो क्या होगा? महाराज ने हंसते हुए उत्तर दिया, मैं रानी से कहकर आया था कि मैं अपने विशिष्ट अतिथियों के लिए भोजन लेकर जा रहा हूं, क्योंकि आज का भोजन विशेष स्वादिष्ट था। मैंने सोचा कि इतना स्वादिष्ट भोजन तुम्हें भी ग्रहण करना चाहिए, इसलिए यह कष्ट उठाया। कालिंदी ने उत्तर दिया, महाराज, आपने हमारे लिए भोजन लाने का कष्ट उठाया, यह आपकी उदारता को दर्शाता है, किंतु हम दोनों पहले ही भोजन ग्रहण कर चुके हैं। महाराज मुस्कुराते हुए बोले, कोई बात नहीं कालिंदी, मैं तुमसे मिलने आया हूं, चलो हम उस व्यक्ति के कक्ष में चलते हैं। कालिंदी थोड़ी घबराई और बोली, पर महाराज, वह तो अब तक सो गया होगा। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, हम उसे जगा लेंगे। कालिंदी ने कहा, इसकी आवश्यकता क्यों है? महाराज बोले, अब जब मैं यहां तक आ ही गया हूं तो उससे भेंट किए बिना लौटना उचित नहीं होगा। यदि उसे यह ज्ञात हुआ कि मैं यहां आया था और उसे भेंट किए बिना चला गया तो उसे बुरा लगेगा। कालिंदी ने सिर हिलाते हुए कहा, जैसी आपकी इच्छा महाराज। और फिर वे दोनों उस कक्ष की ओर बढ़ चले। कक्ष के समक्ष पहुंचकर महाराज ने कहा, किवाड़ खोलो। मैं महाराज स्वयं आया हूं, किंतु भीतर से कोई उत्तर नहीं आया। तब महाराज ने स्वयं ही किवाड़ खोला और भीतर प्रवेश किया। वहां उन्होंने देखा कि एक कठफोड़वा बिस्तर पर लेटा हुआ है। यह दृश्य देखकर महाराज अचंभित हो उठे। उन्होंने कालिंदी की ओर मुड़कर कहा, यह क्या है? यहां तो कोई मनुष्य नहीं, केवल यह पक्षी है। कालिंदी इस स्थिति में भयभीत हो उठी और तुरंत कुछ नहीं कह पाई। महाराज ने ऊंचे स्वर में पूछा, कालिंदी, मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देती? डरते हुए कालिंदी ने कहा, जी महाराज, वह बाहर गया हुआ है। महाराज ने कठोरता से कहा, रात्रि में वह बाहर क्यों गया? कालिंदी ने उत्तर दिया, वह अपनी पत्नी से मिलने गया है। महाराज ने संदेहपूर्वक कहा, यदि वह अपने निवास स्थान गया है तो मुझे झूठ बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यह कठफोड़वा यहां कैसे आया? कालिंदी ने एक और झूठ गढ़ा, यह उसका पालतू पक्षी है। महाराज के चेहरे पर क्रोध स्पष्ट था और उन्होंने कालिंदी की बात को गंभीरता से लिया। यही तो उसकी पत्नी का संदेश लेकर आया था। महाराज को सागर सिंह ने क्रोधपूर्ण स्वर में कहा, यदि यह उसका पालतू पक्षी है तो उसकी संग क्यों नहीं गया? कालिंदी ने उत्तर दिया, उसने इसे यहां छोड़ दिया। महाराज ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, तुम जानो और कोतरे जाने, न जाने तुम दोनों ने क्या स्वांग रच रखा है। मैं यहां और नहीं ठहर सकता। इतना कहकर महाराज तेज कदमों से राजमहल की ओर चल पड़े। बाहर आते ही उन्होंने मन ही मन एक अजीब संतोष का अनुभव किया और मुस्कुराए। आज तो प्राण बच गए। अगर कोतरे मेरे कक्ष में उपस्थित होता तो मैं उस मायावी से कैसे छुटकारा पाता। वह सोचने लगे, क्या मुझे सच में किसी पर विश्वास करना चाहिए? ये सभी घटनाएं, वे रहस्यमयी हत्याएं, इन सब के पीछे कौन हो सकता है? और कालिंदी जो कहती है कि कोतरे अपनी पत्नी से मिलने गया था, ये बात कुछ विचित्र लगती है। क्या माया झूठ बोल रही है? मुझे इस रहस्य की तह तक जाना ही होगा। इन विचारों में खोए हुए महाराज अनजाने ही अग्रसेन राजमहल पहुंच गए। जैसे ही वे भीतर पहुंचे, उन्होंने रानी पद्मिनी से यह समस्त घटना कह सुनाई। रानी ने गहन चिंतन करते हुए कहा, महाराज, सतर्क रहिएगा। हो सकता है कि यह कोई मायाजाल हो और आपके प्राण संकट में पड़ सकते हैं। महाराज ने गंभीरता से उत्तर दिया, आप सत्य कहती हैं महारानी, किंतु राज्य की सुरक्षा हेतु मुझे इस संकट का सामना करना ही पड़ेगा। इसके पश्चात दोनों इस विषय पर चर्चा करते रहे और रात ढलने पर सो गए। प्रातःकाल महाराज अभी जागे भी नहीं थे कि द्वारपाल ने कक्ष के बाहर आकर घोषणा की, महाराज की जय हो। राजनर्तकी मत्स्यगंधा आपसे शीघ्र भेंट करना चाहती है। इस समाचार को सुनते ही महाराज और महारानी दोनों जाग उठे। महाराज ने अपने कक्ष से ही कहा, उन्हें तुरंत मेरे कक्ष में भेज दो। कुछ ही क्षणों बाद राजनर्तकी और सेनापति महाराज के कक्ष में उपस्थित हुए। महाराज ने दोनों का अभिवादन स्वीकार किया और पूछा, यह क्या बात है? आप दोनों इस समय यहां कैसे पधारे? महाराज खुशहाल सिंह ने उत्तर दिया, ठीक है, कल रात जब मैं शीश महल गया था
मैंने कोतरे से मिलने की इच्छा जताई और देखा कि वह विचलित हो गया। इससे ये स्पष्ट हुआ कि वह मनुष्य नहीं, वास्तव में कठफोड़वा है। उस समय मैंने क्रोध का प्रदर्शन किया और शीश महल से बाहर आ गया। पहले सोचा कि मत्स्यगंधा को सब कुछ बता दूं ताकि वह सचेत हो सके, परंतु फिर लगा कहीं कालिंदी ने हमें बातें करते हुए देख लिया तो उसे मुझ पर संदेह हो जाएगा कि मैं प्रेम का ढोंग कर रहा हूं। बोली, जी महाराज, आपने सही निर्णय लिया, किंतु यह जानकर तो और अचंभा होता है कि एक कठफोड़वा जो आपको अपनी प्रेमिका बनाना चाहता है, आपके शुष्क और कठोर व्यवहार के कारण असमंजस में है। सेनापति गंगा यह सुनकर हंसते हुए बोली, आप भी चिंता न करें, परंतु इस स्थिति ने मुझे भी बेचैन कर रखा है। न जाने अब इस महल में उस पिशाचिनी के आगमन के बाद कोई भी जीवित बचेगा या नहीं। यह चौथा दिन है और वह अब तक भोजन नहीं कर पाई है। सेनापति की चिंता स्पष्ट थी। यह तो एक गंभीर स्थिति है। मत्स्यगंधा ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, यही कहने का प्रयास कर रही थी। शीश महल के प्राणी वास्तविक संकट में है। तब रानी पद्मिनी ने अपनी दृष्टि गंभीरता से ऊपर उठाई। यदि कालिंदी को राजमहल में लाया जाए तो क्या यह उचित होगा? सेनापति ने उत्तर दिया, नहीं महारानी, यह संभव नहीं। उस पर विश्वास करने के लिए हमारे पास कोई ठोस युक्ति नहीं है। रानी ने सुझाव दिया, तो हम उसकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रख सकते हैं। सेनापति ने अपनी आवाज गंभीरता में डुबोते हुए कहा, महारानी, इतना बड़ा जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं है। रानी पद्मिनी सोच में पड़ गई। फिर और क्या कर सकते हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे पास कोई अन्य मार्ग नहीं बचा है। सेनापति ने स्थिति का विश्लेषण करते हुए कहा, हम बस कान भोजन बाबा के आगमन की प्रतीक्षा कर सकते हैं। वे ही हमें उचित मार्ग दिखाएंगे। राजा को सागर सेन ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, किंतु आज रात्रि मुझे एक बार फिर कालिंदी से मिलने जाना होगा। कौन सा बहाना बनाकर लौटूंगा, ये विचार मेरे मन में नहीं आ रहा है। राजा नर्तकी ने चुटकी ली, महाराज, यदि वह आपकी प्रेमिका है और यह आपकी समस्या है तो हम भला क्या कर सकते हैं? उसकी बात पर सभी मुस्कुरा उठे। कुछ समय बाद एक योजना बनाई गई और इसके पश्चात सेनापति और राजनर्तकी मत्स्यगंधा अपने अपने निवास लौट गए। राजा सागर सेन बड़ी कठिनाई से रात्रि की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब रात आई, उन्होंने रानी पद्मिनी से चर्चा की और शीश महल की ओर प्रस्थान किया। शीशमेल पहुंचने के उपरांत वह कालिंदी के कक्ष की ओर बढ़े और किवाड़ पर धीमे से दस्तक दी, कालिंदी, कालिंदी, परंतु भीतर से कोई उत्तर नहीं आया। उन्होंने पुनः प्रयास किया, किंतु कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर किवाड़ खोलकर अंदर प्रवेश किया। कक्ष में टिमटिमाते हुए दीमकों की रोशनी चारों ओर फैली हुई थी और खिड़की खुली हुई थी, लेकिन वहां कालिंदी का कोई अता पता नहीं था। बिछौना अब भी निष्प्राण था। स्नान गृह के दरवाजे अध खुले थे, जिसका तात्पर्य था कि कक्ष में किसी का भी अस्तित्व नहीं था। ये देख महाराज सागर सेन तीव्र गति से राजनर्तकी मत्स्यगंधा के कक्ष की ओर बढ़े। वहां पहुंचते ही उन्होंने पुकारा, मत्स्यगंधा, शीघ्र द्वार खोलिए। महाराज सागर सेन का स्वर सुनते ही मत्स्यगंधा ने दरवाजा खोला और धीरे से बोली, महाराज, आप यहां? कहीं कालिंदी ने हमें देख लिया तो वह हमारी युक्ति पर संशय कर उठेगी। महाराज मुस्कुराए और बोले, वह यहां होगी तभी तो देखिएगी। मत्स्यगंधा उनके कथन का तात्पर्य नहीं समझ सकी। महाराज ने स्पष्ट करते हुए कहा, मैंने देखा है कि कालिंदी अपने कक्ष में नहीं है। निश्चय ही वह अपने भोजन हेतु निकली होगी। आज के दिन किसी न किसी का भाग्य ही पलटेगा। मत्स्यगंधा घबराकर बोली, यह तो विकट परिस्थिति है, अब क्या किया जाए? महाराज गंभीर स्वर में बोले, इस परिस्थिति में निष्क्रिय बैठे रहना तो संभव नहीं। पूजा और गोत्र के प्रश्न पर विचार करना आवश्यक है। महाराज ने आगे कहा, कालिंदी को मैंने अपने कक्ष में नहीं पाया। अब हमें उसके आसपास के स्थानों की छानबीन करनी चाहिए। मत्स्यगंधा सहमति में सिर हिलाती हुई बोली, चलिए कक्ष के आसपास देख लेते हैं। बिना विलंब किए वे दोनों साथ चल पड़े। कुछ दूर चलते ही गलियारे में उन्हें कालिंदी दिखाई दी। कालिंदी ने भी महाराज सागरसेन को मत्स्यगंधा के साथ देख लिया और उसे देखते ही ईर्ष्या से जल उठी, किंतु उसने मौन साध लिया और बिना कुछ कहे महाराज के समीप आकर पूछने लगी, आप कहाँ चले गए थे महाराज? मैंने आपके कक्ष में खोजा
और जब आप वहां नहीं मिले तो राज नर्तकी से पूछने चली गई थी। महाराज बोले, मुझे कक्ष का सन्नाटा असहज लगने लगा था। बाहर का खुला आकाश ही मुझे स्वाभाविक लगता है, भीतर तो बस निरंतर बेचैनी सी अनुभव होती है। उनकी बात सुन महाराज क्षण भर रुक गए, फिर अपनी बात अधूरी छोड़कर कालिंदी की ओर मुड़ते हुए बोले, तो आखिरकार मैंने सोचा। लेकिन महाराज के इस रुके वाक्य ने कालिंदी को विचलित कर दिया और उसने तीव्रता से पूछा, क्या सोचा महाराज? आपने कुछ तो अनुमान लगाया होगा। महाराज सहजता से बोले, मैंने सोचा कि महल का जीवन तुम्हें प्रिय नहीं रहा और शायद तुम यहां से प्रस्थान करना चाहती होगी। यह सुनते ही कालिंदी ने प्रत्युत्तर दिया, महाराज, आपकी आज्ञा के बिना मैं यहां से बाहर कैसे जा सकती हूं? इस पर महाराज ने शांत भाव से पूछा, मत्स्यगंधा कहाँ है? क्या वह अपने कक्ष में है? कालिंदी ने उत्तर दिया, महाराज, वह अपने कक्ष में ही होगी। मुझे अब गहरी नींद आ रही है, अतः मैं भी विश्राम करने जा रही हूं। इतना कहकर वह अपने कक्ष की ओर चली गई, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि महाराज की योजनाओं में किसी प्रकार की विघ्न उत्पन्न हो। मत्स्यगंधा के जाने के उपरांत महाराज ने कालिंदी का हाथ पकड़कर धीरे से कहा, तुम्हारे इस प्रकार अदृश्य हो जाने से मैं अत्यधिक चिंतित हो गया था। यह सुन कालिंदी ने अपने हाथ को झटकते हुए एक क्रोधित स्वर में कहा, इसीलिए जब आपने मुझे अपने कक्ष में नहीं पाया तो आप मत्स्यगंधा के पास चले गए। मुझे सब ज्ञात है महाराज, आप मुझसे कोई सच्चा प्रेम नहीं करते। पुरुषों का स्वभाव ही ऐसा होता है, विवाह किसी से, स्नेह किसी और से और रासलीला किसी और से। पुरुषों पर भरोसा करना तो व्यर्थ है। महाराज गंभीरता से बोले, प्रिय, जो तुमने देखा वह वास्तविकता नहीं थी। मत्स्यगंधा तो प्रतिदिन अनेक पुरुषों के सम्मुख अपने नृत्य का प्रदर्शन करती है। कितने ही पुरुष उसे पाने की लालसा रखते हैं, परंतु मेरे हृदय में उसके लिए कोई स्थान नहीं। मुझे तो तुम्हारे जैसे गुणों से संपन्न, सुंदर और सौम्यता से ओतप्रोत संगिनी चाहिए। इस संसार में तुमसे अधिक योग्य कोई नहीं। कालिंदी ने शंकित स्वर में पूछा, आप सत्य कह रहे हैं महाराज? राजा सागर सेन ने अपनी बात को पुष्ट करते हुए कहा, प्रिय, यही सत्य है। आओ चलकर हम इस विषय पर और वार्ता करें। महाराज बोले, तो चलो उसके कक्ष में चलकर कुछ समय वार्ता कर लेते हैं। कालिंदी ने सहमति जताते हुए कहा, यदि आपकी यही इच्छा है तो अवश्य चलिए। दोनों कोतेरे के कक्ष की ओर बढ़े। महाराज ने किवाड़ों पर दस्तक दी। कोतेरे ने द्वार खोलकर आंखें मलते हुए कहा, महाराज, मैं तो गहरी नींद में था। महाराज ने हंसते हुए उत्तर दिया, कल तुम अंतर्धान हो गए थे, पर आज मैं तुम्हारे पास आया हूं। महाराज ने पूछा, क्या हम तुम्हारे कक्ष में प्रवेश कर सकते हैं? कोतेरे मुस्कुराया और बोला, महाराज, आपको अनुमति की क्या आवश्यकता? आपका स्वागत है। सभी भीतर आ गए और वार्तालाप करने लगे। कुछ समय पश्चात महाराज उठ खड़े हुए और बोले, अब मुझे राजमहल लौटना होगा। सेनापति सोमेश से उस हत्यारे के विषय में जानकारी लेनी है। कालिंदी ने चिंतित स्वर में कहा, महाराज, अभी तो आप आए ही थे। महाराज ने गंभीरता से उत्तर दिया, कालिंदी, राज्य की भलाई के लिए मुझे यह कर्तव्य निभाना होगा। अनमने मन से कालिंदी ने विदाई दी और महाराज ने मन ही मन मुस्कुराते हुए शीघ्रता से कक्ष से बाहर प्रस्थान किया। महाराज का उद्देश्य था यह देखना कि कहीं कालिंदी रात्रि में भोजन के लिए बाहर तो नहीं जाती। चलते हुए उनका ध्यान मार्ग के किनारे की एक झाड़ी पर गया, जहां पूर्णिमा का चांदनी प्रकाश फैल रहा था, जिससे दृश्य स्पष्ट दिख रहा था। झाड़ी के समीप कुछ हरकत देख उन्होंने अपनी तलवार निकाली और पास जाकर देखा तो वह दृश्य विचलित कर देने वाला था। सामने एक शव पड़ा था, जिसे देख महाराज के मन में कालिंदी के प्रति शंका उत्पन्न हो गई। उन्होंने तत्काल सेनापति रमेश को इसकी सूचना देने का निश्चय किया, लेकिन शव को छोड़ना भी उचित न था, क्योंकि कोई जंतु आकर उसे भक्षण कर सकता था। महाराज ने राजमहल लौटने का विचार छोड़ दिया और वहीं पर रात्रि बिताने का निश्चय किया। वृक्षों की छाया में बैठ उन्होंने रात्रि के समाप्त होने की प्रतीक्षा की। ठंडी रात में बिना आग जलाए वहां ठहरना कठिन था, पर महाराज ने साहस से काम लिया और झाड़ियों के समीप ही बैठ गए, सतर्कता से हर दिशा में नजर रखते हुए, जैसे प्रातः का इंतजार ही उनके धैर्य की परीक्षा ले रहा हो। महाराज को वहां बैठे काफी समय हो चुका था, लेकिन उनकी आंखों में जागृति थी
हालांकि नींद उन पर हावी हो रही थी। तभी सेनापति सोमेश उनके समीप आ पहुंचे। उन्होंने चिंतित स्वर में पूछा, महाराज, क्या आप कुशल हैं? महाराज ने हैरानी से कहा, हाँ, मैं ठीक हूं, पर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहां हूं? सेनापति बोले, महाराज, रानी पद्मिनी ने एक सैनिक द्वारा संदेश भिजवाया था। आप अब तक राजमहल नहीं लौटे, जिससे वे चिंतित हो उठी। उसी समय मैंने आपकी खोज में यहां आने का निश्चय किया। महाराज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं राजमहल लौट ही रहा था, तभी मार्ग में यह शव दिखा और उसके पास कुछ जंगली जानवर भी मंडरा रहे थे। मैंने अपनी तलवार से उन्हें भयभीत कर भगाया और शव की सुरक्षा हेतु ठहर गया। सेनापति ने हैरानी से पूछा, महाराज, इस शव में ऐसा क्या है जो इसकी इतनी सुरक्षा की आवश्यकता है? महाराज ने गंभीरता से कहा, जब मैं शीश महल में पहुंचा तो कालिंदी अपने कक्ष में नहीं थी। संदेह के कारण मैंने गंदा के कक्ष की ओर कदम बढ़ाए, जहां उसने बाहर घूमने का बहाना किया, लेकिन मुझे शंका थी कि वह किसी जीव का शिकार करने निकली होगी, और इस शव को देखकर मेरा संदेह विश्वास में बदल गया। सेनापति ने सिर झुकाते हुए कहा, यदि ऐसा है तो यह हमारे राज्य के लिए अत्यंत संकटपूर्ण है। महाराज ने चिंतन भरे स्वर में कहा, यह वही आदत है जो कालिंदी ने वनवास के दौरान निर्दोष प्राणियों का संहार करते समय प्रदर्शित की थी। उसका स्वभाव अब भी अपरिवर्तित है। सेनापति सहमत होते हुए बोले, आप सही कह रहे हैं महाराज। इस स्थिति में आगे क्या करना उचित होगा? महाराज ने विचारपूर्ण स्वर में कहा, हमें रात्रि भर यहां चौकसी रखनी होगी। सेनापति बोले, महाराज, मैंने उस सैनिक को संदेश दे दिया है कि वह कुछ अन्य सैनिकों को साथ लेकर शीघ्रता से यहां पहुंचे। वे थोड़ी देर में यहां आ जाएंगे। कुछ समय पश्चात सैनिक आ पहुंचे। महाराज ने आदेश दिया कि शव को राजमहल के विच्छेदन गृह में ले जाया जाए। सेनापति और महाराज साथ ही राजमहल की ओर लौट चले। वहां पहुंचते ही महाराज ने तुरंत राजवैद्य को बुलवाया ताकि शव की विस्तृत जांच की जा सके। राजवैद्य ने शव का निरीक्षण करते हुए चिंतित स्वर में कहा, महाराज, प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है किसी ने पहले इस प्राणी का रक्त निचोड़ लिया, फिर इसके हृदय को बाहर खींच लिया। इसके बाद इसे वन्य जीवों ने जैसे पूरी तरह उजाड़ दिया। राजवैद्य ने महाराज कुशाग्र से कहा कि नौसेनापति के सत्यापन के अभाव में राज्य में उनके प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, और यह भी कि इस विषय पर किसी से कोई चर्चा न की जाए। महाराज के आदेश का पालन करते हुए राजवैद्य ने चंदन गृह से राजमहल की ओर प्रस्थान किया। अब महाराज ने सेना प्रमुख सोमेश के साथ कुछ समय तक विचार विमर्श किया और यह चर्चा उसके संभावित परिणामों की दिशा में आगे बढ़ी। कालिंदी स्वयं वह माया है जो तब तक रहस्यमयी बनी रहेगी जब तक कि काल, भोजन और बाबा यहां उपस्थित नहीं हो जाते। इसलिए हमें ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे कालिंदी को हमारी योजना का अंदेशा हो। महाराज बोले, लेकिन आए दिन जो हत्याएं हो रही हैं, उन्हें कैसे रोका जाए? क्योंकि जैसे ही कालिंदी को भोजन की आवश्यकता होगी, एक और हत्या तो निश्चित ही होगी। सेनापति बोले, महाराज, आपकी बात सही है, परंतु मेरे मन में कोई उपाय नहीं सूझता। इस पर महाराज ने चिंतित होकर कहा, आप चिंता न करें सेनापति, मैं प्रातः तक कुछ सोच विचार कर आपको समाधान बताऊंगा। कुशाग्र सेहन ने कहा, जी सेनापति, मुझे आपसे इसी प्रकार की आशा है। इसके बाद सेनापति और महाराज दोनों राजमहल की ओर प्रस्थान कर गए। महाराज बोले, अब आप भी विश्राम कीजिए, मैं सुबह आपसे पुनः भेंट करूंगा। महाराज अपने कक्ष में विश्राम हेतु प्रस्थान कर गए। रानी पद्मिनी ने जब महाराज को देखा तो उनके हृदय में सजीवता जाग उठी। वह उनकी प्रतीक्षा में व्याकुल थी। महाराज ने रानी को संपूर्ण घटनाक्रम विस्तार से बताया और वार्तालाप के उपरांत दोनों विश्राम करने लगे। प्रातः काल का समय आया और समस्त दिन गंभीर विचारों में व्यतीत हुआ। सेनापति अब तक किसी उचित समाधान का संधान नहीं कर पाए थे। सायंकाल होते ही रात्रि के आगमन के साथ ही संपूर्ण महल भय की छाया में गिरने लगा। महाराज ने गंभीरता पूर्वक कहा, सागर सेना के गहन निरीक्षण का यही समय उपयुक्त होगा। इस पर सेनापति ने उत्तर दिया, महाराज, आज आधी रात के पश्चात हम इस गूढ़ रहस्य की ओर प्रस्थान करेंगे। मैं भी आपके साथ रहूंगा। आप महल के भीतरी हिस्सों में प्रवेश करें और मैं बाह्य क्षेत्रों का निरीक्षण करूंगा।
महाराज ने स्वीकृति में सिर हिलाया और कहा, जैसा तुम उचित समझो। रात्रि का अर्धांश बीत चुका था और संपूर्ण महल गहरी निद्रा में लिप्त था। शीश महल के सभी सदस्य निद्रा के अधीन थे। अचानक कालाबाची अपनी शैया से उठी और कक्ष से बाहर निकल गलियारे में आ पहुंची। उसने एक एक कर सभी दीपकों को बुझाना आरंभ किया और फिर वह मत्स्यगंधा के कक्ष के समीप पहुंची। धीरे से पुकारा, मत्स्यगंधा, द्वार खोलो। जैसे ही मत्स्यगंधा ने द्वार खोला, कालाबाची प्रेमी के आभास में उसके समीप पहुंची और उसकी गर्दन थाम कर बोली, तू मेरे महाराज से प्रेम करने की धृष्टता कैसे कर सकती है? कालाबाची ने अपनी पकड़ कस ली। मत्स्यगंधा बोलने का प्रयास करती रही, परंतु शब्द उसके होठों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। उसने मुक्त होने का बहुत प्रयास किया, किंतु व्यर्थ। कालाबाची उसे आंगन की वाटिका में ले आई और उसके स्वरूप की भयानकता से घिरी अंधियारी रात ने मत्स्यगंधा के प्राण हर लिए। कालाबाची को जब विश्वास हो गया कि मत्स्यगंधा अपनी व्यथा किसी को नहीं बता पाएगी, तब उसने उसे छोड़ा और गर्जना करते हुए कहा, मैं महाराज से प्रेम करती हूँ, तुझे कोई अधिकार नहीं है मेरे प्रेम में दखल देने का। मत्स्यगंधा की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह कुछ कह सके। उसने सांकेतिक भाषा में अस्वीकार किया कि वह महाराज से प्रेम करती है। उसकी मौन स्वीकृति पर कालाबाची गर्जी, झूठी कहीं की। कालबाजी से मत्स्यगंधा ने अस्फुट स्वर में कहा, मैं महाराज से प्रेम नहीं करती, यह सत्य है। इस पर कालबाजी ने तीखी दृष्टि से प्रश्न किया, फिर उस रात्रि तू उनकी प्रतीक्षा में क्यों थी? मत्स्यगंधा ने उत्तर दिया, हम दोनों आपकी प्रतीक्षा में थे। लेकिन कालबाजी ने अविश्वास से कहा, यह स्वीकार करना कठिन है। मत्स्यगंधा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं निर्दोष हूं, कृपा करके मेरे प्राण न ले, मैं जीवन भर आपकी दासी रहूंगी। कालबाजी ने उसकी याचना पर ध्यान दिए बिना अपना प्रतिशोध जारी रखा। उनके हृदय में जो प्रतिशोध की अग्नि धधक रही थी, वह अब शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। क्रोध में भरकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि मत्स्यगंधा के प्राण आज ही समाप्त होंगे, क्योंकि उसने उनके प्रिय को देखने का दुस्साहस किया था। मत्स्यगंधा ने फिर से गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना की, मुझे क्षमा करे, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन कालबाजी ने एक भी शब्द सुनने से इनकार कर दिया। मत्स्यगंधा अपनी अंतिम सांसों के लिए संघर्ष कर रही थी। कालबाजी ने उसे ममता रहित होकर उठाया और उसे आसमान की ओर उछाल दिया। वह जमीन पर गिरकर बुरी तरह घायल हो चुकी थी, फिर भी जीवित थी। कालबाजी पुनः नीचे आई और उस पर उपहास करते हुए कहा, इस दंड से तुम्हें संतोष हुआ? मत्स्यगंधा इतनी निर्बल हो चुकी थी कि उत्तर देने का सामर्थ्य भी नहीं बचा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और कपाल से रक्त प्रवाहित हो रहा था। उसने आंखों के संकेत से दया की याचना की, किंतु कालबाजी के कानों में कोई भी करुणा सुनाई नहीं देती थी। कालबाजी ने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद किया और अपनी शक्ति से मत्स्यगंधा का रक्त खींचने लगी। अब उसकी आंख, नाक और मुंह से रक्त बहने लगा था। मत्स्यगंधा दर्द से छटपटाने लगी, पर कालबाजी का क्रोध अविचलित रहा। उन्होंने मत्स्यगंधा का संपूर्ण रक्त खींच लिया और उसे एक बार फिर वायु में उछाल दिया। जब मत्स्यगंधा का निर्जीव शरीर धरती पर आ गिरा, कालबाजी उसके पास आई और उसके शरीर से हृदय निकाल लिया। इसके पश्चात उन्होंने अपने स्वरूप को परिवर्तित किया और पुनः कालिंदी का रूप धर लिया। अपने कक्ष में जाकर वह शांति से अपने बिछावन पर लेट गईं। रात का अर्धांश बीत चुका था। अब महाराज सागरसेन और सेनापति के साथ शीश महल की ओर बढ़े। कुछ ही समय में वे दोनों शीश महल के मुख्य द्वार पर पहुंच गए और वहां रुककर आपस में मंथन करने लगे। सेनापति ने गहरी आवाज में कहा, महाराज, क्यों ना हम शीश महल के आंगन में उस ओर बढ़ें जहां से कालिंदी के कक्ष की खिड़की का दृश्य मिल सके। इससे हम देख सकेंगे कि कालिंदी अपने बिछौने पर है या नहीं। महाराज ने सहमति जताते हुए कहा, सच कहा सेनापति, मुझे भी यही उपयुक्त लगता है, लेकिन उसके कक्ष तक पहुंचने के लिए हमें महल के आंगन से होकर गुजरना पड़ेगा। सेनापति ने उत्तर दिया, कोई बात नहीं महाराज, थोड़ी देर अवश्य लगेगी, परंतु इससे हमें यह तो निश्चित हो ही जाएगा कि कालिंदी अपने कक्ष में है या नहीं। महाराज ने कहा, आपका विचार तर्क संगत है, चलिए फिर प्रतीक्षा किस बात की? इस पर सेनापति ने तुरंत सहमति देते हुए कहा, हाँ महाराज, चलिए आंगन की ओर चलते हैं।
वे दोनों शीश महल के आंगन की ओर बढ़ चले। जैसे ही वे आंगन में पहुंचे, उनकी नजर किसी अज्ञात व्यक्ति पर पड़ी जो धरती पर अचेत पड़ा था, परंतु घने अंधकार में उसके चेहरे की पहचान कर पाना कठिन था, क्योंकि सभी मशालें कालिंदी द्वारा बुझा दी गई थी। सेनापति ने उस अज्ञात व्यक्ति की नाड़ी की जांच की और पाया कि वह अब जीवित नहीं था। तब सेनापति ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, ऐसा प्रतीत होता है कि आज कालिंदी ने किसी निर्दोष का वध कर दिया है। मैंने इस मृत शरीर की नाड़ी टटोली और महसूस किया कि यहाँ केवल हड्डियों का ढांचा शेष है। प्रतीत होता है कि इस मृतक का मांस और रक्त मानो चूस लिया गया हो। मैं यहाँ इस शव के पास पहरा देता हूँ। यदि आप यहीं ठहरे तो आपको किसी संकट में डालने का खतरा है। कृपया मुख्य द्वार पर जाकर वहां रखी मशाल ले आइए, किंतु द्वारपालों से कोई संवाद मत कीजिएगा। मैं तब तक यहाँ इस मृतक की रक्षा करता हूँ। महाराज सागर सेन ने कहा, मैं इस मृत शरीर के पास रहो तो बेहतर होगा। लेकिन स्वामी ने विनम्रता से उत्तर दिया, नहीं महाराज, मैं इतने जोखिम में आपको नहीं डाल सकता। आपके प्राण अनमोल है, ये कार्य मुझ पर छोड़ दें। सागर सेन के पास अस्वीकार का समय नहीं था, अतः वे शीश महल के मुख्य द्वार की ओर तेजी से बढ़े और मशाल लेकर शीघ्रता से लौट आए। मशाल की रोशनी में जब सेनापति और महाराज ने उस मृत देह का चेहरा देखा तो पहचान कर चौंक उठे। वह राज नर्तकी मत्स्यगंधा थी। दोनों सोच में पड़ गए कि इस अमानवीय कृत्य का दोषी कौन है। तब महाराज ने ठहर कर कहा, सेनापति, मुझे संदेह है कि यह कृत्य कालिंदी का है। पिछली रात मैंने उसे मत्स्यगंधा के साथ देखा था और संभवतः उसी ने मत्स्यगंधा को दंडित कर इस दुर्दशा में पहुंचा दिया है। सेनापति ने पुष्टि में कहा, महाराज, अब तो यह निस्संदेह प्रतीत होता है कि हत्याओं के पीछे कालिंदी का ही हाथ है। महाराज ने सहमति जताई, आप सही कह रहे हैं। अब मैं द्वारपालों से कहकर सैनिकों को बुलवाता हूं ताकि शीश महल की घेराबंदी की जा सके। हमें सुरक्षा बढ़ानी होगी ताकि कोई भीतर या बाहर न जा सके। कुछ ही समय में सैनिकों ने शीश महल को चारों ओर से घेर लिया। महाराज कुशाग्र सैनी ने शीश महल के सभी निवासियों को यह सूचना भिजवा दी कि राज नर्तकी मत्स्यगंधा की निर्मम हत्या हो चुकी है, अतः अब कोई भी महल से बाहर नहीं जाएगा। यह समाचार दूर देशों तक फैल गया। मत्स्यगंधा के पार्थिव शरीर के पास उसके प्रियजन विलाप कर रहे थे और कालिंदी का असत्य अभिनय सभी को संदेह में डाल रहा था। सेनापति और महाराज सागर सेन यह समझ चुके थे कि यह हत्यारा निर्दोषों का निर्मम संहार करता है और यह बर्बरता अब अधिक समय तक सहन नहीं की जा सकती। कालिंदी ने अपनी आंखों में झूठे आंसू भरकर अभिनय किया, जिससे वहां खड़े महाराज सागर सेन और सेनापति स्वामी उसका छल भांप रहे थे। जैसे ही यह स्वांग चरम पर पहुंचा, कोतरे भी वहां आ पहुंचा। अब कालिंदी के विलाप में कोतरे भी अपने अभिनय का रंग भरने लगा, जिससे उनकी यह कूटनीति और भी असहनीय हो उठी। महाराज सागर सेन के लिए यह झूठा अभिनय असह्य था और उन्होंने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि वे मत्स्यगंधा के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार हेतु श्मशान ले जाए। महाराज के आदेश देते ही एक स्त्री वहां रोते हुए पहुंची। वह देवसेना थी, जो अपनी प्रिय सखी के आकस्मिक निधन पर विलाप कर रही थी। महाराज ने उसके निकट जाकर कहा, देवसेना, शोक में इतना मत डूबो। तुम्हारी सखी अब अनंत यात्रा पर निकल चुकी है। संभवतः विधाता ने उसके जीवन की अवधि इतनी ही निश्चित की थी। देवसेना ने रूंधे स्वर में उत्तर दिया, किंतु स्वामी, आप ही बताइए कि मैं स्वयं को कैसे संभालूं। वह मेरी अति प्रिय सखी थी, हमारे पिताश्री के राज्य की राजनर्तकी थी। हम बचपन से एक साथ पले बड़े थे। उसका इस प्रकार अचानक जाना मेरे हृदय को छिन्न भिन्न कर रहा है। सेनापति ने सहानुभूति से कहा, देवसेना, मैं तुम्हारी वेदना को समझ सकता हूं। मत्स्यगंधा की निर्मम हत्या ने हम सभी को आहत किया है। देवसेना ने उदासी से कहा, स्वामी, मैं आपकी और सबके मन की पीड़ा समझती हूं, लेकिन इतने प्रयत्नों के बाद भी वह क्रूर हत्यारा अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया? उसने सेनापति से प्रश्न किया। सेनापति ने उत्तर दिया, हमारे प्रयास जारी हैं देवी। तभी महाराज सागर सेन ने धीमे स्वर में देवसेना से कहा, देवी देवसेना, मुझे भी इस दुख का आभास है। हमारे सभी प्रयास असफल रहे थे, किंतु अब उस क्रूर हत्यारे ने सभी मर्यादाएं तोड़ दी हैं
अब वह बचकर नहीं निकल सकता। देवी देवसेना ने दृढ़ स्वर में कहा, मुझे भी आप सबसे यही उम्मीद है, महाराज ने गहरी आवाज में कहा। महाराज की इस बात पर कालिंदी और कोतरी के चेहरों पर चिंता की लहरें दौड़ गईं, जिसे छिपाने के लिए वे अपने अपने कक्ष में चली गईं। अब महाराज ने सागर सेना के सैनिकों को आदेश दिया कि राज नर्तकी के पार्थिव शरीर को शांति स्थल तक पहुंचाया जाए। महाराज के इस आदेश पर सैनिकों ने राज नर्तकी के शरीर को लेकर प्रस्थान किया और उन सैनिकों के पीछे पीछे अन्य लोग भी चल पड़े। अंततः राज नर्तकी का अंतिम संस्कार विधिपूर्वक किया गया। स्नान, ध्यान और शुद्धि प्रक्रिया के बाद जब महाराज सागर सेन और सेनापति उमेश महल में पहुंचे तो वहां महारानी पद्मनी और सेनापति उमेश की पत्नी देवसेना पहले से ही उपस्थित थी। साथ में महाराज की 8 वर्षीय पुत्री भैरवी और सेनापति सोमेश का 10 वर्षीय पुत्र मेराज महल के प्रांगण में खेल रहे थे। जैसे ही महाराज ने अपनी पुत्री भैरवी को देखा, उनका मन उल्लास से भर उठा और वे मुस्कुराते हुए बोले, मेरी पुत्री आ गई। भैरवी ने उत्तर में कहा, जी पिताश्री, मैं आ गई और इस यात्रा का अनुभव बहुत सुखद रहा। उसने बताया कि मामा श्री के विवाह में छोटी मां देवसेना ने उसका विशेष ध्यान रखा। भैरवी ने आगे हंसते हुए कहा, मुझे ऐसा लगा मानो वे ही मेरी मां है और हमारा स्नेह देखकर शालू ईर्ष्या कर रही थी। तभी अचानक महाराज से कहा गया, अब आप ही बताइए, यदि मेरी मां इसे मुझसे अधिक प्रेम करेगी तो क्या मुझे ईर्ष्या नहीं होगी? सागर सेन ने अचल की ओर सहानुभूति दिखाते हुए कहा, अचल की बात में कुछ सच्चाई है। महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे पिताश्री, आप तो मेरे पिता हैं, अचल का पक्ष क्यों ले रहे हैं? महाराज ने शांतिपूर्वक कहा, ठीक है बाबा, अब अचल का पक्ष नहीं लूंगा। इसी बीच सेनापति सोमेश ने अचल को पुकारा, पुत्र, इतने समय से तुम्हें अपने पास नहीं बिठाया, आओ मेरे पास। अचल उनके पास आया तो सोमेश ने उसे हृदय से लगा लिया। देवी देवसेना ने महारानी पद्मिनी से निवेदन किया, महारानी जी, अब हमें भी जाने की अनुमति दे। महारानी मुस्कुराई और बोली, क्या जल्दी है देवी, आज आप हमारे साथ भोजन करिए, इसी बहाने कुछ और समय बिताने का अवसर मिल जाएगा। महाराज ने भी कहा, यह सही रहेगा, और बच्चों को प्रांगण में लगे झूले पर खेलने का आदेश दिया, जहां वे खेल में मग्न हो गए। फिर सेनापति ने महाराज से निवेदन किया, महाराज, हमें यहां अधिक समय नहीं रुकना चाहिए। मेरा मानना है कि कालिंदी यही चाहती है कि हम यहां रुकें और उसकी चाल सफल हो। हमें उसके हर कदम पर कड़ी नजर रखनी होगी। सुझाव है कि 5 दिन बाद मत्स्यगंधा की आत्मा की शांति हेतु यज्ञ किया जाए, ताकि कोई अनहोनी न हो और कालिंदी को अपने षड्यंत्र में कामयाब होने का मौका न मिले। रानी पद्मिनी ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, गणपति जी की यह योजना सर्वोत्तम है। इससे कालिंदी का पतन भी संभव है और हम उसे बंधक बना सकेंगे। महाराज ने गंभीरता से कहा, सत्य है, यह योजना ही सफलता दिला सकती है, किंतु सतर्कता से कदम बढ़ाना होगा। सेनापति ने कहा, इस योजना में यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कालिंदी महल के बाहर न जा सके, अन्यथा यदि उसने किसी की हत्या कर दी और उसका हृदय कालिंदी को चढ़ा दिया तो हमारी योजना विफल हो जाएगी। महाराज ने गंभीरता से सिर हिलाया और सेनापति को शीश महल की ओर शीघ्र प्रस्थान करने का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने देवी देवसेना और महारानी को भी साथ में ही रहने का सुझाव दिया। कालिंदी जैसी मायावी स्त्री पर विश्वास करना उचित नहीं, ये कहकर महाराज ने समझाया, इस समय हमें कोई खतरा नहीं उठाना चाहिए, हम सभी को एकजुट रहना चाहिए। महारानी पद्मिनी ने शांत स्वर में कहा तो देवसेना ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, आप निश्चिंत रहें महाराज, अचल और मैं महारानी के कक्ष में ही रहेंगे। महाराज ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, हमारे जाने का समय हो गया है, तुम दोनों भोजन की चिंता मत करना, हम शीश महल में ही भोजन कर लेंगे। इतना कहकर महाराज और सेनापति गहरे विचारों में डूबे महल की ओर चल पड़े। दूसरी ओर कालवाची और कोतरा कालवाची के कक्ष में बैठकर गहन चर्चा में लीन थे। कालवाची चिंतित स्वर में बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि महाराज को हम पर शक हो गया हो? कोतरा बोली, मुझे तो कुछ असामान्य नहीं लगा, महाराज का व्यवहार बिल्कुल सामान्य ही प्रतीत हुआ। आखिर
किसी भी राज्य का राजा राजनर्तकी की हत्या के बाद ऐसी ही सतर्कता बरतेगा। कालबाची ने संदेहपूर्वक पूछा, तो फिर महाराज ने महल पर इतना कड़ा पहरा क्यों लगा रखा है? कोतरा बोली, यह साधारण बात है। अगर शीशमेल में किसी की हत्या हुई है तो राजा का दायित्व है कि वह हत्यारे को पकड़ने का प्रयास करे। इसमें किसी विशेष संदेह का कारण नहीं दिखता। कालबाची ने हताशा में कहा, तुम नहीं समझती। यदि महाराज को यह पता चल गया कि उन हत्याओं में मेरा हाथ है तो परिणाम भयंकर होंगे। कोतरा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब तुम किसी भी तरह का उत्तर न दो और शीशमेल के बाहर न जाओ। तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। कालबाची घबराकर बोली, तो अब मेरा क्या होगा? मैं भोजन के बिना कैसे रह पाऊंगी? कोतरा ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, तुम उसकी चिंता न करो, मैं तुम्हारे भोजन का प्रबंध कर दूंगा। कालबाची चिंतित स्वर में बोली, परंतु अगर तुम बाहर गए और किसी ने तुम्हें देख लिया तो क्या होगा? कोतरा मुस्कुराते हुए बोला, तुम भूल रही हो कि मैं एक कठफोड़वा भी बन सकता हूं। कठफोड़वा के रूप में कोई भी मेरी पहचान नहीं कर सकेगा। यह सुनकर कालबाची बोली, मैं कितनी भाग्यशाली हूं कि तुम जैसे मित्र का साथ मुझे मिला, जो मेरे लिए अपने प्राणों का संकट उठा सकता है। कोतरा ने मुस्कुराकर कहा, मित्रता की है तो निभानी भी होगी। कोतरा के प्रति अपने विश्वास को प्रकट करते हुए कालबाची ने कहा, तुम कभी भी मेरा साथ मत छोड़ना। कोतरा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम निश्चिंत रहो प्रिय सखी, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। कोतरा की बात सुनकर कालबाची का हृदय पिघल गया और उसने कहा, जब तक मैं तुम्हें नहीं मिली थी तब तक मुझे सच्चे साथी का अर्थ ही नहीं पता था, किंतु तुमसे मिलकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे जीवन का रिक्त स्थान भर गया है। अब मैं अपनी सभी चिंताएं, दुख और सुख तुमसे साझा कर सकती हूँ। तुम्हारे साथ रहते हुए मैं निश्चिंत महसूस करती हूँ, मानो तुम मेरी ढाल बनकर हर कठिनाई में मेरा मार्गदर्शन करोगे। कोतरा ने गंभीर स्वर में कहा, तुम मुझ पर पूरा भरोसा कर सकती हो। मैं वचन देता हूं कि चाहे प्राण भी त्यागने पड़े, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। कालबाची की आंखों में संतोष की चमक आ गई और उसने पूछा, क्या सच में कोतरा, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? कोतरा ने मुस्कान बिखेरते हुए उत्तर दिया, हाँ कालबाची, अब हम दोनों हर विषम परिस्थिति का सामना साथ करेंगे, चाहे हालात कितने ही विपरीत क्यों न हो। इस संवाद के बीच उनकी हंसी और सुकून की हल्की लहर बह रही थी। दोनों एक दूसरे की उपस्थिति में खुशी महसूस कर रहे थे, परंतु उनकी यह गहन बातचीत किसी की नजर से बच नहीं सकी। एक चतुर तोता, जो सेनापति सोमेश द्वारा गुप्त रूप से नियुक्त किया गया था, खिड़की के पास छिपा सब सुन रहा था। सेनापति ने सोचा था कि यदि किसी मनुष्य को कालबाची की जासूसी पर लगाया जाए तो वह पकड़ा जा सकता है और कालबाची उस पर शक कर सकती है। इसलिए उसने एक पक्षी का सहारा लिया ताकि कालबाची का ध्यान उसकी ओर न जाए। तोते ने कोतरा और कालबाची के बीच हो रही हर बात को ध्यानपूर्वक सुना और फिर उड़कर सेनापति के पास पहुंचा। उसने अपनी सुनी हुई सभी बातें विस्तार से सेनापति को सुना दी। तोते की रिपोर्ट सुनने के बाद सेनापति तुरंत महाराज सागर सेन के पास पहुंचा और सारी बातें उन्हें बता दी। सारी स्थिति जानने के बाद महाराज ने गंभीरता से कहा, सेनापति, अब हमें कालबाची और कोतरा पर कड़ी नजर रखनी होगी। सेनापति ने सहमति जताई। जी महाराज, मैं भी यही सुझाव देने वाला था। उस रात से ही कालबाची और कोतरा की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जाने लगी ताकि उनकी किसी भी चाल का पर्दाफाश किया जा सके। महाराज को सागर सेन और सेनापति निरंतर शीश महल में ही निवास करने लगे थे। अपने व्यक्तिगत आवासों को लौटने की आवश्यकता उन्होंने त्याग दी थी। अब एक थका हुआ कठफोड़वा ही उनका रूप स्वरूप बन चुका था, क्योंकि कालबाजी ने उन्हें मानव रूप में परिवर्तित करना उचित नहीं समझा। इसके पीछे कारण यह था कि वह नहीं चाहती थी कि उसकी भांति ही वह भी अपने कक्ष से बाहर निकले। अगर वह बाहर निकलता तो राजा सागर सेन कालबाजी के विषय में उससे जिज्ञासाएं करते और यह बात उसे उचित प्रतीत नहीं होती थी। इसी कारण उसने भी स्वयं को मानव रूप में परिवर्तित करने के लिए कालबाजी से आग्रह नहीं किया। इस प्रकार 3 दिवस बीत गए और अब कालबाजी का शरीर क्षीण होने लगा। पहले उनके कंधों का संकुचन आरंभ हुआ, जिसे वह वस्त्रों के सहारे ढक लेती थी। चौथे दिन कालबाजी के बालों का रंग श्वेत होने लगा और वह गंभीर चिंताओं में डूबने लगी।
इन दिनों उन्होंने अपने कक्ष से बाहर कदम रखना भी बंद कर दिया। 5वें दिन उनका शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि वह अपने बिस्तर से उठने में असमर्थ थी। उनकी इस स्थिति ने महाराज को चिंतित कर दिया। अपने मन में महाराज ने विचार किया कि अब किसी भी प्रकार से किसी प्राणी का हृदय कालवा जी के जीवन हेतु अर्पण करना अनिवार्य हो गया है। यदि गोदरेज उचित समय पर कोई मानव हृदय कालवा जी के लिए नहीं ला सका तो वह शक्तिहीन होकर अपनी समस्त शक्तियां खो देंगी। यदि ऐसा हुआ तो राजा सेन को यह स्पष्ट हो जाएगा कि कालवा जी का दोष नहीं है और उनकी दृष्टि में वह निर्दोष सिद्ध होंगी। इसी चिंता के साथ महाराज ने रात के समय कालवा जी के लिए भोजन प्रबंध की योजना बनाई और कक्ष की खिड़की से बाहर निकल गए। उनकी गतिविधियों का आभास होते ही गुप्तचर हीरामन ने इस समस्त समाचार सेनापति को अविलंब पहुंचा दिया। सेनापति सोमेश, जो इसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब कालवा जी दुर्बल हों और वे अपने मंसूबों को पूर्णता तक पहुंचा सकें, तत्पर हो गए। यह समाचार था कि महाराज के तातश्री के मित्र बाबा कालभुजन राज्य में आगमन कर चुके थे। इस बात को सेनापति सोमेश ने महाराज कुशाग्र सेन से अब तक छुपा रखा था। सेनापति सोमेश ने यह समाचार किसी और तक पहुंचने नहीं दिया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि यह बात शीघ्र ही उजागर हो। इसीलिए उन्होंने इस रहस्य को अपने तक सीमित रखा। इसी बीच कोतरे या शीर्ष महल में अनुपस्थित था। तब सेनापति सीधे महाराज के पास पहुंचे और उन्हें बताया कि अब कालवा जी इतनी दुर्बल हो चुकी है कि वे अपनी रक्षा भी नहीं कर सकती। उनका शरीर अत्यंत कमजोर हो चुका है और अब वह किसी भी प्रकार की शक्ति का उपयोग करने में सक्षम नहीं रही। सेनापति की बात सुनकर महाराज कुशाग्र सेन बोले, किंतु जब तक बाबा कालभुजन यहाँ नहीं आते हमें प्रतीक्षा करनी होगी। इस पर सेनापति ने उत्तर दिया, महाराज वे आ चुके हैं। महाराज आश्चर्यचकित होकर बोले, आपने मुझे अब तक सूचित क्यों नहीं किया? सेनापति ने नम्रता से कहा, महाराज मैं इस बात को कुछ समय तक ही गुप्त रखना चाहता था। महाराज ने आगे पूछा, अब हमारी अगली योजना क्या होगी? इस पर सेनापति ने कहा, महाराज यही कारण है कि मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। अब हमें बिना किसी विलंब के कालवा जी को समाप्त करना चाहिए। यदि उन्होंने बाहरी सहायता से किसी और का हृदय प्राप्त कर लिया तो वे अपनी पूर्व की भांति शक्तिशाली हो जाएंगी। उनकी पुनः प्रबलता बैतालिक राज्य पर संकट ला सकती है। महाराज बोले, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपनी प्रजा पर अब और कोई विपत्ति आने नहीं दूंगा। कालवा जी ने निर्दोष प्राणियों की बलि ली है और अब समय आ चुका है कि उन्हें उनके कर्मों का दंड मिले। सेनापति ने कहा, महाराज कृपया प्रतीक्षा करें, मैं बाबा कालभुजन को शीघ्र ही लेकर उपस्थित होता हूँ। तत्पश्चात महाराज के आदेश पर सैनिक ने कालवा जी के बिछाने की जांच की तो वहां कुछ भी नहीं पाया। कालवा जी ने एक बड़ी तकिया पर वस्त्र ओढ़ा रखा था, जिससे ऐसा आभास होता था कि वहां कोई लेटा हुआ है। जब बिछाने पर किसी का भी अस्तित्व नहीं मिला तो महाराज स्तब्ध रह गए और विचार करने लगे कि कालवा जी, जो अब इतनी असहाय अवस्था में थी, कहाँ जा सकती है। उनके पास अभी भी थोड़ी शक्ति थी, परंतु वे उनका उपयोग नहीं कर पा रही थी। तभी अचानक एक सैनिक की दृष्टि कक्ष की छत पर पड़ी। यह दृश्य देखकर उसके मुंह से चीख निकल गई। उसकी चीख से सभी का ध्यान छत की ओर गया, जहां उन्होंने देखा कि कालवा जी किसी दीवार पर चिपकी छिपकली की भांति छत से चिपकी हुई थी। महाराज ने देखा कि अब कालवा जी का सौंदर्य पूर्णतः लुप्त हो चुका था। उनकी त्वचा पीली और निष्प्राण हो चुकी थी और उनके घने काले बाल अब सफेद हो चुके थे। उनकी अवस्था वृद्धावस्था की चरम सीमा पर थी। महाराज ने मन ही मन निश्चय किया, अब कालवा जी का समय समाप्त हो चुका है और अब इन्हें बिना किसी कठिनाई के बंदी बनाया जा सकता है। ऐसे भयावह दृश्य को देखकर वहां उपस्थित सभी सैनिक भय से कांप उठे। हालांकि महाराज ने अपने धैर्य को कायम रखा और अपनी तीव्र बुद्धि का उपयोग करते हुए एक चतुर योजना बनाई। उन्हें समझ में आ गया था कि अब कालवा जी को छत से नीचे लाने के लिए एक भावनात्मक छल करना आवश्यक हो गया है। शायद उनकी कोमल बातों से कालवा जी का कठोर हृदय पिघल जाए और वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए नीचे उतर आए। उस क्षण में महाराज ने बड़े ही दुखी स्वर में कहा, कालिंदी, अब हम सभी जान चुके हैं कि मैं कालवाची हूं और तुम ही
उन सभी हत्याओं के लिए उत्तरदायी हो। लेकिन यदि तुम अपने अपराध को स्वीकार कर लोगी तो मैं तुम्हें कोई दंड नहीं दूंगा। तुमने मेरे साथ छल किया है। मैं तुमसे प्रेम करता था और तुमने मुझसे धोखा किया। मुझे तुमसे इस प्रकार की अपेक्षा नहीं थी कालिंदी। तुमने मेरे हृदय को बहुत आहत किया है और इसका यही अर्थ है कि तुम मुझसे सच्चा प्रेम नहीं करती थी। तुमने मेरे अमूल्य प्रेम का केवल मजाक बनाया है। महाराज के इन शब्दों ने कालवा जी के हृदय को गहराई से विचलित कर दिया। महाराज सागर सेन की बातों को सुनकर कालवा जी का हृदय पीड़ा से भर उठा। उसने भावुक होकर कहा, महाराज, मैंने आपके साथ कभी छल नहीं किया। मैं आपसे सच्चा प्रेम करती हूँ और जीवन के अंत तक करती रहूंगी। महाराज ने उसकी ओर संदेह की दृष्टि से देखा और बोले, मैं तुम्हारी बातों पर कैसे यकीन कर लूं? कालवा जी ने उत्तर दिया, आपकी संतुष्टि के लिए मुझे क्या करना होगा जिससे आपको यकीन हो जाए कि मेरा प्रेम सच्चा है? महाराज ने उत्तर दिया, यदि तुम सच में मुझसे प्रेम करती हो तो बस छत से नीचे उतर आओ, इससे मुझे यकीन हो जाएगा। कालवा जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, मैं नीचे उतरूंगी। यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो क्या आप मुझे दंडित नहीं करेंगे? महाराज ने गंभीरता से कहा, यदि तुम नीचे उतरती हो तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। कालवा जी को महाराज की बातों पर विश्वास हो गया और वह धीरे धीरे अपने कक्ष से नीचे उतरने लगी। जैसे ही वह नीचे आई, महाराज ने पहले से बिछाई गई जाल को कालवा जी पर फेंकवा दिया और उसे कैद करवा दिया। काल भोजन, जो एक शक्तिशाली तांत्रिक था, अपनी सिद्धियों से कालवा जी को एक बोतल में बंद कर समुद्र में फेंकवा दिया, जिससे उसकी शक्तियों का अंत हो गया। इस बीच कालवा जी का एक सेवक, जो कठफोड़वा के रूप में था, मदद की आस में भटकता रहा। जब वह महल में पहुंचा, सैनिक पहले से ही उसकी घात में बैठे थे। जैसे ही वह कक्ष में दाखिल हुआ, सैनिकों ने उस पर जाल डाल उसे भी समाप्त कर दिया। इस प्रकार महाराज सागर सेन ने अपने राज्य और जनता की रक्षा की और उनके साहस की गाथा चारों ओर गूंज उठी। राज्य की जनता ने महाराज की जय जयकार करते हुए उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट किया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट्स में शेयर करें।